सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एंड हम हमारे पहले किंगडम की डिस्कशन को भी आज स्टार्ट कर देंगे, यानी किंगडम मोनेरा को भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे। एंड देन आफ्टर इन अ सीक्वेंस हम लोग प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, फिर फंजाई को पढ़ेंगे, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन को पढ़ेंगे। एंड देन आफ्टर हम लोग प्लांट किंगडम की ओर रुख कर रहे होंगे। एनिमल किंगडम की पढ़ाई आप लोग जूलॉजी में करते हैं, तो हमारे हिस्से में, हमारे खाते में 4 किंगडम्स आती हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सारी चीजें एंड टू एंड क्लासरूम में ही हो जाएंगी, तो कुछ और करने की आवश्यकता है नहीं। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, वो आप खुद से कर सकते हैं। रिवीजन आप जितनी बार करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा रहा हूं शाम को अगर आप पन्ने पलट के देख लेते हैं, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर माइंड फॉर एवर। क्योंकि हम क्लास में ही इतना ज्यादा चीजों को देख चुके होंगे, इतनी ज्यादा बार रिकैपिचुलेट कर चुके होंगे कि छोटा माइनर रिवीजन भी अगर आप कर लेंगे, यू विल बी मोर देन डन फॉर योर एग्जामिनेशन। उतना ही हमको करना है, बस और कुछ नहीं। ऑलराइट, सब कुछ ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भाई की इस क्लास में। कैसे हैं सारे के सारे शेर और चीते, एक बार फटाफट बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए और आज के हमारे प्यारे से डिस्कशन को स्टार्ट कर पाए। यस यस, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ भैया, यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना देता हूं और इस गोले में हम लोग अपना रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, रैपिड रिकैप ले लेते हैं। उसके बाद इस गोले के चिथड़े उड़ा देंगे, कोई टेंशन है नहीं। मैंने आपको कल क्या क्या सिखाया, एकदम बेसिक लेवल से बताता हूं। सबसे पहले गुरुजी आपने हमें बताया कि हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और नाम से ही हमें चीजें समझ में आ रही हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है जितने भी दुनियादारी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनको हमें क्लासिफाई करना है, इनको हमें अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस करना है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी स्कीम्स दी और अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो स्कीम आई थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, जो कि एक नॉन साइंटिफिक स्कीम थी। कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। जो भी ऑर्गेनिज्म आपके आसपास पाए जाते हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी गई। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म से हो सकता है आपको फूड मिल जाए, किसी से क्लोथ मिल जाए, किसी से शेल्टर मिल जाए, किसी से मेडिसिन मिल जाए, किसी से रेजिन मिल जाए, किसी से गम मिल जाए, किसी से स्पाइसेस मिल जाए, किसी से परफ्यूम मिल जाए, ब्ला 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 XYZ, देयर आर मेनी मोर थिंग्स, सिक्योरिटी मिल जाए, ट्रांसपोर्ट मिल जाए, कई सारी चीजें हो सकती हैं। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके किस काम आ रहा है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी। पहली क्लासिफिकेशन जो कि नॉन साइंटिफिक थी। फिर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आई, जो कि किन्होंने दी, आपके एरिस्टोटल साहब ने दी, पापा बायोलॉजी के पापा ने दी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लांट की शक्ल देख के यानी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे से हर्ब, श्रब एंड ट्री बोल सकते हैं। एंड एनिमल में अगर रेड ब्लड है तो इसे इनइमा कह सकते हैं, रेड ब्लड नहीं है तो इसे अनइमा कह देंगे। तो ये इनइमा अनइमा वाला जो आपका फीचर था ये बेसिकली साइंटिफिक फीचर था, इसीलिए इसे फर्स्ट साइंटिफिक, अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहा गया। देन आफ्टर एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसे हम कहते हैं 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इन्होंने दिया, कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। इन्होंने कहा कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को मैं 2 किंगडम में बांट दूंगा, दैट इज प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम वो है जिसमें सेल वॉल पाई जाएगी, एनिमल किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। इन्होंने कई सारे ब्लंडर कर दिए, कई सारी गलतियां कर दी। गलतियां क्या कर दी? गलतियां ये कर दी कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ रख दिया, आपका प्रोकैरियोट यूकैरियोट को साथ रख दिया, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को साथ रख दिया, लाइकन जो कि अलग से कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है उसको भी प्लांट में रख दिया। एंड मेरे भाई उसके साथ साथ माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसे भी प्लांट में रख दिया। कई ब्लंडर कर दिए। तो और सिस्टम्स की हमें आवश्यकता महसूस होने लगी कि भैया थोड़े और सिस्टम देखे जाएं। तो हमारा एक और सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं 3 किंगडम सिस्टम, जिसमें आपका प्लांट और एनिमल किंगडम के बाद प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे। उसके बाद आपका आया 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग से रख दिया। एंड उसके बाद आया आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि RH विटेकर साहब ने दिया 1969 में। एंड यहां पर आपकी 4 किंगडम ऑलरेडी हो चुकी हैं, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा एज वेल एज मोनेरा। यहां पे फंगस को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, यहां पर
आपके 5 कैरेक्टर्स, 5 क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लिया गया बाय आर.एच. विटेकर साहब। कौन कौन से क्राइटेरिया थे बता दो ना, और उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला है वो आप चैट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए। 5 क्राइटेरिया थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, इनको डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, इनको सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमने यहां पर देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक, इनको सेपरेट कर दिया। चौथा कैरेक्टर देखा आपका रिप्रोडक्शन, एंड पांचवा देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ओवरऑल यहां पर 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम में हमने रख दिया। टेबल बना के हमने अच्छे तरीके से देख लिया था कि किस किंगडम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। वी अंडरस्टूड दैट रियली वेल। इतनी सारी की सारी बातें हम लोग कल ही कर चुके थे, प्यार से देख चुके थे। इतनी बातें मेरे सारे शेर और चीतों को याद है, तो एक बार या इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बता दो ना, इतनी बातें सारे भाइयों को याद हैं या नहीं। सिर्फ समझ में नहीं आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। गुरुजी इतनी बातें हमें याद हैं, एक बार फटाफट या इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे हम लोग आगे बढ़ पाएं एंड हम लोग फर्दर और भी इंपॉर्टेंट चीजों की डिस्कशन कर पाएं। करेक्ट करेक्ट, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 2 किंगडम सिस्टम हो गया, 3 किंगडम हो गया, 4 किंगडम हो गया, 5 किंगडम हो गया। अब हम करेंगे डिस्कशन 6 किंगडम सिस्टम की, 6 किंगडम सिस्टम की। और इस 6 किंगडम सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 डोमेन सिस्टम भी कह सकते हैं, 3 डोमेन सिस्टम भी कह सकते हैं। बहुत प्यारा सिस्टम है, लेटेस्ट सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में भी ये कुछ साल पहले ही ऐड हुआ था, पहले सिर्फ 5 किंगडम तक हम लोग पढ़ा करते थे एनसीईआरटी में, पर ये नई चीज ऐड हुई है, हो सकता है इससे सवाल पूछ लिया जाए। तो ये 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किस साइंटिस्ट ने, इट वॉज गिवन बाय कार्ल वूज, इट वॉज गिवन बाय कार्ल वूज, कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने यह सिस्टम हमें दिया। इस सिस्टम में कार्ल वूज साहब ने क्या किया, कार्ल वूज साहब ने यहां पर जो बैक्टीरिया थे बेसिकली, यानी किंगडम मोनेरा जो थे जिसमें बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं, उनको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इन्होंने ये किया। एंड किस बेसिस पे तोड़ा, किस बेसिस पे तोड़ा ये भी हम लोग देखेंगे। ही क्लासिफाइड मोनेरा इनटू आर्की एंड यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। करेक्ट करेक्ट है सर, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में तोड़ा, किस बेसिस पे तोड़ा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। समझ लो इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं गुरुजी, इसमें समझना क्या, वो तो है ही, बहुत अच्छी बात है, आप इस बात से वाकिफ है, ये जानकर मुझे खुशी हुई। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है, इसको क्या हम 5 किंगडम्स में पहले ही तोड़ चुके थे? जी गुरुजी, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको 5 किंगडम में तो हम लोग पहले ही तोड़ चुके थे, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है ही नहीं हमें। ये 5 किंगडम्स कौन कौन सी थी, इनके नाम क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुदेव। इनके नाम क्या हो जाएंगे? इनके नाम हम एक एक करके लिख देते हैं। पहला नाम हो जाएगा किंगडम मोनेरा, उसके बाद हो जाएगी किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद हो जाएगी किंगडम फंजाई, उसके बाद हो जाएगी किंगडम प्लांटे, एंड देन आफ्टर सबसे एंड में एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू राइट द नेम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। सर ये सारी की सारी बातें हमें अच्छे तरीके से पता हैं, पर फिर भी हम दोबारा लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस। यहां पर नाम क्या हो गया? किंगडम मोनेरा, यहां पर हो गया किंगडम प्रोटिस्टा, यहां हो गया किंगडम फंजाई, यहां हो गया किंगडम प्लांटे, और यहां हो गया किंगडम एनिमेलिया। क्या ये 5 किंगडम्स हैं अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या ये 5 किंगडम हो गई? एकदम हो गई सर। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ मेरे भाई? अब जो कार्ल वूज साहब आए, इन्होंने कहा कि मोनेरा में भी मेरे को सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया पे रिसर्च की, इन्होंने अलग अलग बैक्टीरिया पे रिसर्च की, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पे रिसर्च की, और इन्होंने ये पाया कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया भी कोई 100% सिमिलर नहीं है कि उनको जो है
एक साथ रखा जाए, उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाएं, ऐसा इन्होंने कहा। तो इन्होंने किस बेसिस पे बात कही, इन्होंने किस बेसिस पे बात कही, आराम से सुनिएगा, प्यार से समझिएगा, थोड़ा डिटेल्ड बात है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा गौर से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने किस बेसिस पे बात कही, इन्होंने दोनों का आरआरएनए देखा। क्या डीएनए एक पॉलीमर है, हाँ के ना, आराम से सुनिए। क्या डीएनए जो है उसमें ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी टी सी, ए जी सी, ये सारी चीजें हो सकती हैं, हो सकती हैं सर। डीएनए जो है ये एटीजीसी से बना होता है, बिल्कुल बना होता है। सिमिलरली जो आरएनए है वो एयूजीसी से बना होता है, टी की जगह यू होता है बस उसमें, हाँ। तो जाहिर सी बात है आरएनए एयूजीसी इन 4 अल्फाबेट से बना है, ए यू जी सी, ए यू 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 जी जी सी सी, ए यू जी, ये 4 अल्फाबेट ही पूरा आरएनए का सीक्वेंस बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है आरएनए जो है इसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। जो कार्ल वूज साहब थे, इन्होंने आर्की बैक्टीरिया का आरएनए देखा, इन्होंने यू बैक्टीरिया का आरएनए देखा और पाया कि भाई इनके आरएनए सीक्वेंसेस बहुत डिफरेंट हैं, इतने डिफरेंट हैं कि इनको डिफरेंट कैटेगरीज में भी प्लेस किया जा सकता है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ आरएनए भी कौन सा इन्होंने जज किया, ऑन द बेसिस ऑफ 16S rRNA सीक्वेंस। यानी आरएनए कौन सा है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए है, और उसकी भी 16S सब यूनिट। जैसा जब हम राइबोसोम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना 30S सब यूनिट, 40S सब यूनिट, 50S सब यूनिट, 60S सब यूनिट। ऐसे ही मेरे भाई वो जो आपकी 30S सब यूनिट है, जो आपकी 40S सब यूनिट है, जो 50S सब यूनिट है, ये भी छोटी छोटी और पार्ट से बनी होती है। तो उसमें से जो 16S rRNA वाला पार्ट है, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन उठ के आया तो मजा ही आ जाएगा, ये क्वेश्चन उठ के आया तो आपका बैक्टीरिया का जो 16S rRNA है, जो आगे चल के 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बनाता है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, जो 16S rRNA है इसका सीक्वेंस देखा गया और पाया गया भैया ये तो डिफरेंट है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो इन्होंने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिफरेंट कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिफरेंट कर दिया। कहा भैया आप दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग लेवल के बंदे हैं, अलग अलग ही रहें तो बेहतर, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास किंगडम्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, जितनी भी हमारे पास किंगडम्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, डब्बों में डाल देते हैं, इस कलर के डब्बे में डाल देते हैं। इस ब्लू कलर के डब्बे में मैं किसको डाल रहा हूं, किंगडम्स को डाल रहा हूं, किंगडम्स को डाल रहा हूं, करेक्ट, किंगडम्स को मैं इस ब्लू कलर के डब्बे में डाल दे रहा हूं। तो मेरी कौन कौन सी किंगडम यहां पे हो जाएंगी, गुरुजी यहां 2 नई किंगडम बन गई, 2 नई किंगडम बन गई सर। एक तो ये किंगडम बन गई आपकी आर्की बैक्टीरिया, एक तो ये किंगडम बन गई, दूसरी किंगडम बन गई यू बैक्टीरिया, दूसरी किंगडम बन गई यू बैक्टीरिया। सर ये भी किंगडम है अपने आप में एक, ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आर्की बैक्टीरिया पहली किंगडम, यू बैक्टीरिया दूसरी किंगडम, बाकी सारी एज इट इज है, बाकी सब में कोई चेंज आया नहीं। तो तीसरी किंगडम क्या हो जाएगी, प्रोटिस्टा, चौथी किंगडम क्या हो जाएगी आपकी फंजाई, पांचवी किंगडम क्या हो गई आपकी प्लांटे, एंड छठी किंगडम क्या हो गई एनिमेलिया। क्या इसे 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कह दिया, हाँ के ना, बिल्कुल कह दिया गुरुजी। किंगडम्स कितनी हो गई गुरुजी, किंगडम्स 6 हो गई। यूकैरियोट्स को तो एज इट इज छोड़ दिया, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमेलिया तो एज इट इज छोड़ दिया, उनमें तो छेड़खानी करी ही नहीं। जो किंगडम मोनेरा थी उसके 2 टुकड़े कर डाले, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इनको सेपरेट किंगडम की तरह हम ट्रीट करने लगे हैं। तो 4 तो एज इट इज थे, इनके साथ तो छेड़खानी करी नहीं, इस पांचवी के 2 टुकड़े कर दिए, तो नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट किंगडम्स। तो 1 2 3 4 5 6 किंगडम हो गई, नाम में 6 किंगडम लिखा है सर। 3 डोमेन बन गए। इन्होंने कहा ये जो आर्की बैक्टीरिया है इट इज अ सेपरेट डोमेन ऑल्सो। तो मैं हरे डब्बे में क्या डाल देता हूं, मैं हरे डब्बे में डाल देता हूं डोमेन, मैं हरे डब्बे में डाल देता हूं डोमेन। इन्होंने कहा ये जो नई किंगडम बनाई है ये डोमेन का काम भी कर रही है। तो इन्होंने क्या किया भैया, हरा डब्बा डाल दिया इनके ऊपर, ये हरा डब्बा आ गया, ये डोमेन भी है, आर्की बैक्टीरिया इज अ डोमेन ऑल्सो, ठीक है। दिस यू बैक्टीरिया इज अ सेपरेट डोमेन ऑल्सो। एंड मेरे भाई इन सब को मिला करके, इन सब को मिला करके जितने भी ये यूकैरियोट्स हैं, चाहे आपका प्रोटिस्टा हो, चाहे आपका फंगस हो, चाहे आपका प्लांटे हो, चाहे आपका एनिमेलिया हो, ये जितने भी हैं इनको मिला करके हमने क्या किया, हमने एक नया डोमेन बनाया।
सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे यूकैरियोट्स का हमने एक डोमेन बनाया, इट इज कॉल्ड एज यूकैरिया। यूकैरियोट्स का हमने एक डोमेन बनाया, इट इज कॉल्ड एज यूकैरिया। ये एक सेपरेट डोमेन हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। तो ये सेपरेट डोमेन हो गया यूकैरिया, करेक्ट। तो अगर आप देखें मैं ब्लू कलर से किंगडम मार्क कर रहा हूं, तो पहली किंगडम हो गई आर्कीबैक्टीरिया, दूसरी किंगडम हो गई यूबैक्टीरिया, तीसरी किंगडम हो गई प्रोटिस्टा, चौथी किंगडम हो गई फंजाई, पांचवी किंगडम हो गई प्लांटे, छठी किंगडम हो गई एनिमेलिया, 6 किंगडम हो गई। 3 डोमेन कौन से हुए? मैं हरे कलर से मार्क कर रहा हूं। आर्कीबैक्टीरिया पहला डोमेन भी बन गया, यूबैक्टीरिया दूसरा डोमेन भी बन गया, एंड तीसरे डोमेन में सारी चीजें मिलजुल कर आ गई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरिया कहते हैं। यूकैरियोट्स का अलग से एक डोमेन बना दिया। तो डोमेन क्या एक बड़ी कैटेगरी है? क्या ये एक ऑब्लिगेट कैटेगरी है? पहले मुझे ये बताइए। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में यानी द लिविंग वर्ल्ड में बताया था कि ओनली 7 कैटेगरीज आर ऑब्लिगेट, कंपल्सरी, जो हर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता होनी चाहिए। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, 7 कैटेगरीज ऑब्लिगेट हैं। उसके अलावा दुनिया में जो बचा सब का सब नॉन ऑब्लिगेट है। तो ये जो डोमेन है इट इज अ नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी, हाँ के ना? यस गुरुजी। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम के अलावा जो बचा वो नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी तो हुई। यस गुरुजी, नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन जो है, दुनिया का सबसे बड़ा किंगडम और दुनिया का सबसे बड़ा डोमेन, कंपेयर करके बताओ कि डोमेन बड़ा होता है कि किंगडम बड़ी होती है? कंपेयर करो एक बार। मैं कह रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी किंगडम कौन सी है? सर एनिमेलिया, इसमें दुनिया के सारे एनिमल्स आते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डोमेन कौन सा है? यूकैरिया। इसमें प्रोटिस्टा भी आ रहे हैं, सारे फंगस भी, प्लांट भी और एनिमल भी, इन सारी चीजों को मिला के एक डोमेन बना है। तो क्या यूकैरिया एनिमल किंगडम से बड़ा है? बड़ा है सर। एंड देयरफॉर वी कंसिडर डोमेन टू बी बिगर देन किंगडम। अगर कभी कैटेगरी का जिक्र होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी किंगडम ज्यादा बड़ी है या दुनिया का सबसे बड़ा डोमेन सबसे बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? डोमेन बड़ा होता है, किंगडम से भी बड़ा होता है, बट ये एक नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी है, इसलिए हम इसको उतना भाव नहीं देते। हालांकि मेरे भाई अगर दोनों की टक्कर हो, किंगडम की और डोमेन की, तो जीतेगा कौन? आपका डोमेन जीत जाएगा। दिस इज योर 6 किंगडम सिस्टम। तो 6 किंगडम कौन कौन सी हुई? सर प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल एज इट इज हैं। आपने किंगडम मोनेरा के 2 टुकड़े कर दिए, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। तो टोटल 6 किंगडम हो गई। आर्कीबैक्टीरिया एक डोमेन भी है, यूबैक्टीरिया एक डोमेन भी है। बचे हुए सारे यूकैरियोट्स को पकड़ के यूकैरिया में डाल दिया, तो 3 डोमेन हो गए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। तो 3 डोमेन, 6 किंगडम। बात समझ में आ गई गुरुजी? इतना डिटेल एनसीईआरटी में है नहीं, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें पढ़नी थी, पर हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर ली है बिकॉज जरूरी है हमारे लिए, करेक्ट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी मतलब ऐसी कैटेगरीज जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते। समझ लीजिए आपने कोई ऑर्गेनिज्म खोजा, आपको उसकी किंगडम भी पता होनी चाहिए, फाइलम भी, क्लास भी, ऑर्डर भी, फैमिली भी, जीनस भी, स्पीशीज भी। ये 7 चीजें आपको गारंटीड पता होनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये जो 7 कैटेगरी हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये कंपल्सरी कैटेगरीज हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इसके अलावा कुछ आपको पता है नहीं पता है उतना फर्क नहीं पड़ता, 7 चीजें तो गारंटीड पता होनी चाहिए। ठीक है सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। और एनसीईआरटी में देखो भाई कितना चिंदी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक बार गौर से पढ़ो। द 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन प्रपोज्ड, जिसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में तोड़ दिया है ना, और बाकी यूकैरियोट्स को तीसरे डोमेन में रख दिया, 3rd डोमेन में रख दिया, यूकैरिया में। 6 किंगडम बन गई। कैसे बनी, क्या बनी, कुछ नहीं बताया। इन डिटेल इन हायर क्लासेस पढ़ोगे, मैंने यहीं पढ़ा दिया है, इससे बाहर कोई बात आती ही नहीं है। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, प्यार से चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या मेरे दोस्तों, क्या मेरे भाइयों, अब हम बढ़िया तरीके से हमारी पहली किंगडम को पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम पहली किंगडम के चिथड़े उड़ाने के लिए तैयार हैं? किंगडम मोनेरा की शुरुआत कर दे हम लोग अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा के जनरल प्रोस्पेक्ट पढ़ेंगे, हर किंगडम में ऐसा ही होगा। सबसे पहले उनकी जनरल बातें, फिर क्लासिफिकेशन। यानी हमारा पर्पस क्या है? पहले किंगडम मोनेरा की जनरल बातें, उसके बाद किंगडम मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया आएगा, यूबैक्टीरिया आएगा, तो पहले आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे। सिमिलरली फिर अगली किंगडम प्रोटिस्टा की जनरल बातें, फिर उसकी क्लासिफिकेशन यानी क्राइजोफाइट के बारे में, डायनोफ्लैजेलेट के बारे में, यूग्लिनॉइड के बारे में, स्लाइम मोल्ड के बारे में, एंड आपका फिर एंड में
आपका प्रोटोजोआ के बारे में जो है आप पढ़ लेंगे। सेम फिर किंगडम फंजाई में पहले जनरल बातें और उसके बाद आपका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में एक सीक्वेंस में हम लोग चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा की एंड बहुत प्यारे तरीके से हम लोग ये सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं। आराम से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए किंगडम मोनेरा, जनरल बातें करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए सिर्फ मोनेरा या किंगडम मोनेरा, जैसा आपका मन करे वैसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में हमें अच्छे तरीके से पता है कि किंगडम मोनेरा जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, और अच्छे तरीके से डिकोड करने वाले हैं। किंगडम मोनेरा में कौन देखने को मिलेगा, पहले ये बताइए, आराम से बताइए। किंगडम मोनेरा में कौन देखने को मिलेगा? सर किंगडम मोनेरा के दो टुकड़े किए थे हमने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में, और हमें बात समझ में आ गई थी कि इसके दो कंपोनेंट्स थे, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यानी इसमें बैक्टीरिया तो मेन मेंबर होगा, सबसे ज्यादा चीज जो देखने को मिलेगी आपको किंगडम मोनेरा में वो बैक्टीरिया होगी। तो मोनेरा की आन बान शान जान कौन है? आपके बैक्टीरिया हैं, तो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स, जान है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स यानी मेन मेंबर्स ऑफ मोनेरा, ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के मेन मेंबर कौन है? आपके बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया की एक खास बात, सेम चीज आप फंगस में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, पर बैक्टीरिया की एक खास बात कि क्या बैक्टीरिया हर जगह पर पाए जा सकते हैं? बिल्कुल पाए जा सकते हैं सर। मेरे टेबल पे अभी कोई ना कोई बैक्टीरिया बैठा होगा, इस पेन की टिप पे कोई ना कोई बैक्टीरिया बैठा होगा, मेरी स्किन पे बैठा होगा, मेरी बॉडी के अंदर बैठा होगा, बिल्कुल बैठा होगा, 100% बैठा होगा। इस हवा में बैक्टीरिया पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है। मेरे फोन पे बैक्टीरिया पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था व्हेन वी वर इन लैब, हो सकता है मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हो, पर नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं। जब हम लैब में थे तो थोड़ी बहुत मस्ती करते थे, पर साइंटिफिक मस्ती करते थे। हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टिश्यू है, आई गॉट अ टिश्यू पेपर। अब मेरे लैब में अगर कोई आ रहा है तो डोर का हैंडल पकड़ के आ रहा है, डोर का हैंडल खोल के आ रहा है, तो उस हैंडल पे क्या 100 लोगों के हाथ लगते हैं दिन भर में? बिल्कुल लगते हैं। कंटेमिनेटेड हाथ लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। हमने क्या किया, टिश्यू पेपर लिया, उस डोर के हैंडल पे ऐसे रब किया और एक स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम हमने लिया और उसके ऊपर उस टिश्यू पेपर को ऐसे टैप 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 कर दिया और रात रात में उगने दिया। बैक्टीरियाज को आराम से खाने पीने का मटेरियल दे दिया है, कल्चर मीडियम दे दिया है, हमें नहीं पता किस कैटेगरी का बैक्टीरिया वहां पर है, तो एक स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम ले लिया हमने, उसके ऊपर टिश्यू पेपर टैप कर दिया, तो कुछ बैक्टीरिया क्या शिफ्ट हो गए होंगे मेरी प्लेट के ऊपर? बिल्कुल हो गए होंगे। और अब खाने पीने की चीजें मिल गई है तो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो हो सकता है अगले दिन मैं लैब में आऊं तो मुझे अलग अलग कॉलोनीज ग्रो होती हुई दिखाई दें, और दिखाई दी। सेकेंडली व्हाट वी हैव डन इज, अब एक दुकान पे अगर हम चाय पीने जा रहे हैं तो हमने समझ लीजिए 50 रुपए की चाय पी, 100 का नोट दे दिया भैया को, भैया ने 50 का नोट मुझे वापस कर दिया। क्या वो 50 का नोट कंटेमिनेटेड होगा? होगा सर। किसी ने वो 50 का नोट भैया को दिया होगा, उससे पहले भी 10 जगह पे वो नोट घूमा होगा, फिर वो 50 का नोट मेरे पास आ गया। अगर मैं उस स्टैंडर्ड कल्चर मीडियम के ऊपर उस 50 के नोट को टैप टैप कर दूं, क्या वहां भी कंटेमिनेशन होगी? क्या वहां भी मुझे बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी सर। जब मैं शाम को अपनी लैब से टैप टैप करके निकलूंगा, अगले दिन सुबह जब मैं वापस आऊंगा 12, 13, 14 घंटे के स्पैन में क्या बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी होगी? क्या मुझे अलग अलग कॉलोनीज दिखाई देंगी? एविडेंटली बिल्कुल दिखाई देंगी, और नंगी पुंगी आंखों से दिखाई देंगी। माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, इस बेशकीमती चश्मे से ही दिख जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक कॉलोनी में, बैक्टीरिया की कॉलोनी में 10⁻⁶ to 10�7 बैक्टीरिया होते हैं, यानी 10 लाख से 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। तो एक बैक्टीरिया को देख पाना मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ बैक्टीरिया अगर इकट्ठे बैठ गए हैं तो एक स्पॉट सा दिखाई दे जाता है, आपको आसानी से दिख जाता है, नंगी पुंगी आंखों से, नेकेड आई से ही दिखाई दे जाता है, तो यू कैन विजुअलाइज दैट। यानी कि बैक्टीरिया तो हर जगह है, हमारे नोटों पे है ना, गेट के हैंडल पे है, मेरी बॉडी के अंदर भी रह रहा है, हमारा खाना पचाने में भी हेल्प करते हैं। यस, बाकायदा आपने देखा होगा कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको आप खा भी सकते हो। ऐड आते हैं कई सारे टीवी के ऊपर, दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गुड गट बैक्टीरिया, राइट। तो कई ऐसे बैक्टीरियम हैं विच लिव इन योर गट एंड दे हेल्प टू डाइजेस्ट योर फूड, टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, as well as to give you some vitamins which are synthesized by them। तो ऐसे भाई बहुत मजा आ जाता है। yes? तो बैक्टीरिया जो है दे आर सोल मेंबर्स एंड बैक्टीरिया आर बेसिकली
कॉस्मोपॉलिटन, एक शब्द यूज किया जाता है इनके लिए, क्या? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, और सेम टर्म मैं फंगस के लिए भी इस्तेमाल करूंगा। कॉस्मोपॉलिटन मतलब प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आप जहां सोच सकते हो वहां ये देखने को मिल सकते हैं, एंड जहां नहीं सोच सकते हो वहां भी ये देखने को मिल सकते हैं। क्या कोई ये सोचता है भाई कि एक खौलते हुए पानी के पतीले में आपको बल्ले बल्ले करता हुआ बैक्टीरिया दिखेगा? पर दिख जाएगा, देखना चाहोगे तो। खौलते हुए पानी में 100 डिग्री से भी ऊपर का जो पानी है उतने तापमान पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकते हैं। बर्फ की सिल्लियों के नीचे दबे हुए मेरे भाई प्रेशर में एकदम जिंदा और ठंड में जिंदा आपको बैक्टीरियम देखने को मिल सकते हैं। इन खतरों के खिलाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इवन इन हार्श कंडीशंस, इवन इन मोस्ट हार्श कंडीशन, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में, बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन में, बहुत कम टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, हजारों ऐसी जगह है जहां आपको लगता है कि भाई बैक्टीरिया नहीं हो सकता, वहां भी आपको भंगड़ा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। जी गुरुजी, हमें बात समझ में आ गई है, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। इनफैक्ट अगर आप जमीन से एक मुट्ठी भर के रेत भी उठाओगे उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियम आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की ही लाइन है, इवन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, even a handful of soil may contain hundreds of bacteria, may contain hundreds of bacteria। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, ये बात समझ में आ गई, बात हमें चमक में आ गई है, इतनी बातें हमने देख ली हैं। आप मुझे बताइए, जो मेंबर हैं आपके मोनेरा के, ये कैसे होंगे? खुद बताइए, क्या ये यूकैरियोटिक होंगे या प्रोकैरियोटिक होंगे? गुरुजी आपने चीख चीख के बता दिया था कि ये जो मोनेरा के मेंबर्स होंगे दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, दे आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर इन नेचर। जाहिर सी बात है, अगर प्रोकैरियोटिक है तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाएगा, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं कंटेन करेंगे, एंड इनका साइज भी कंपैरेटिवली छोटा होगा। यस, साइज छोटा होगा। आप कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी या न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होगा? बिल्कुल होगा। और आप कह सकते हैं क्या कि यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगी। सर देश का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगी। सर एकदम ठीक बात है, कोई टेंशन, कोई परेशानी, दिक्कत, दंगा पंगा हमें यहां पर नहीं है। बहुत आसान पॉइंट है। करेक्ट है, करेक्ट है सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अगर आप बात करें शेप्स की, अगर आप बात करें शेप्स की, तो बैक्टीरिया की क्या स्टैंडर्ड शेप्स मैंने आपको बता दी थी? जब हम चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बता दी थी 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि उस टाइम पर भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने 4 डिफरेंट शेप्स पढ़ ली थी। एकदम पढ़ ली थी सर। जनरल डिस्कशन क्या हम दोबारा कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। अगर कोई शेप गोल मटोल है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई शेप रॉड जैसी है, बल्ले जैसी है, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई शेप आपकी कॉमा जैसी है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई शेप स्प्रिंग जैसी है तो उसको क्या बोलेंगे? बता दो ना, सीधी सीधी बात है, कोई यहां पर तिगड़म नहीं लगाना है। वेरी इजी कंसेप्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर 1 2 3 4 करके हम लोग सारी की सारी शेप्स को लिख लेते हैं एक बार स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से। पहली शेप को अगर मैं कह रहा हूं कोकस, तो कोकस का मतलब क्या होता है? राउंड होता है, बॉल जैसा होता है, एकदम राउंड या स्फेरिकल आप बोल सकते हैं। दिस इज बेसिकली योर कोकस। करेक्ट। दूसरा बेसिलस, बैट शेप, बल्ला शेप, यानी आपका रॉड शेप। अगर मैं इसको बेसिलस कह रहा हूं तो मेरे भाई ये कैसा होगा? रॉड लाइक होगा। एकदम गुरुजी, रॉड लाइक होगा। ये आपने देखा, दिस इज रॉड लाइक बैक्टीरियम। यहां पर हमने क्या बनाया था? एंडोस्पोर बनाया था। अंदर पाया जा रहा था आपका एक स्पोर, जो किस चीज का बना था? कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का बना था। मैं दोबारा लिखवा दूंगा। तीसरा जो है यह है विब्रियो, और विब्रियो को हम लोग क्या कह रहे थे? कॉमा शेप,
और कॉमा हमने बहुत प्यार से तैयार किया था, ऐसा हमारा कॉमा दिखाई दे रहा था। दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा कॉमा। एंड जो चौथा है, दिस इज बेसिकली स्पाइरेला, दिस इज बेसिकली स्पाइरेला और स्प्रिंग शेप। स्पाइरेला का मतलब ही होता है स्पाइरल, जो कि स्प्रिंग जैसा दिखाई देता है, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको ये स्पाइरेला। और स्पाइरेला के दोनों एंड पर क्या लगे हुए थे मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहां पर लगे हुए थे आपके फ्लैजेला, फ्लैजेला लगे हुए थे। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। ये सारी की सारी बातें हमें पता है। कोकस राउंड होगा, ये आपका बेसिलस है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एंडोस्पोर, और ये एंडोस्पोर बनेगा किस चीज का, कैल्शियम डायपिकोलिनिक एसिड का, डायपिकोलिनिक एसिड का। करेक्ट है सर। एंड मेरे भाई यहां है आपका कॉमा शेप विब्रियो, एंड ये है स्पाइरेला, जहां क्या लगे हुए हैं, फ्लैजेला लगे हुए हैं। गुरुजी ये बात हमें समझ में आ जाती है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। क्या इतनी बातें आपको एकदम एंड टू एंड क्लियर हुई हैं? मैं दोबारा से बता देता हूं। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा कि किंगडम मोनेरा जो है, अभी तक मैंने कुछ नया नहीं बताया भाई, मैं एक चीज भी ये नहीं कह सकता कि मैंने नई बताई है, सारी बातें आपको पहले से पता है, आप में इतना ज्यादा ज्ञान है कि आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सर हमें पता है आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इसी किंगडम के हैं, तो इस किंगडम में बैक्टीरिया जो है यही सोल मेंबर है, यानी मेन मेंबर है, बैक्टीरिया यही मिलेंगे। और बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह देखने को मिल सकते हैं, बहुत खौलते हुए पानी में भी, बर्फ की सिल्ली के नीचे भी, बहुत प्रेशर में भी, बहुत एसिडिक कंडीशन में भी, बहुत बेसिक कंडीशन में भी, बहुत सॉल्टी कंडीशन में भी, हर जगह मिल सकते हैं। तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में भी देखने को मिल सकते हैं। यस, अगर आप मुट्ठी भर के रेत उठाओगे, जमीन पे से मिट्टी उठाओगे, उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये जो आपकी किंगडम है पूरी की पूरी मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनमें आपकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, साइज भी इनका यूकैरियोट के कंपैरिजन में छोटा होता है। 4 अलग अलग शेप होते हैं, गोल मटोल कोकस, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप विब्रियो, स्प्रिंग शेप स्पाइरेला। इतनी बातें सबको समझ में आई है? एक बार बताइए, मैं आपको एनसीईआरटी के दर्शन कराता हूं यहां तक, फिर मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस टाइप का है, ये खाना बना पाते हैं या नहीं, बनाते हैं तो कैसे, नहीं बनाते तो क्यों, और तब क्या करते हैं जब ये खाना नहीं बना पाते, उस हिसाब से वी विल टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इट इज वेरी डाइवर्स। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मेरे दोस्त ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका साइज छोटा है, लेकिन ये वो हर काम कर सकता है जो आपकी बॉडी में हो रहा है, उस लेवल पे नहीं कर सकता, लेकिन इट कैन डू एवरीथिंग। जैसा मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था, आराम से सुनना। अगर ये बैक्टीरिया है, लेट्स से इसके सामने कोई ड्रग पड़ा है, कोई दवाई है जो इस बैक्टीरिया को मार सकती है, क्या ये बैक्टीरिया अपना डिफेंस करना चाहेगा? गुरुजी हमने देखा था कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें प्लाज्मिड होते हैं, और इस प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प करते हैं इस बैक्टीरिया को अपनी मेम्ब्रेन लॉक करने में, जिससे ये ड्रग एंटर ना कर पाए बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया की डेथ ना हो। क्या बैक्टीरिया अपना डिफेंस कर पा रहा है? कर पा रहा है। क्या बैक्टीरिया जो खाना लेता है, क्या उसको डाइजेस्ट कर पाता है, मतलब उसको यूज कर पाता है एनर्जी बनाने के लिए? करता है। क्या बैक्टीरिया एनर्जी बनाएगा? बनाएगा, मीजोजोम के थ्रू बनाएगा। हमने कहा हमारे अंदर जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, बैक्टीरिया में मीजोजोम करेगा। क्या ये एक सेल बहुत सारे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सर बिल्कुल है। कहने के लिए एक बहुत छोटा चिंदी सा सेल है, लेकिन क्या ये बहुत सारे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल। जो हम इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल के साथ जो काम कर रहे हैं, वो तो अकेला सेल कर दे रहा है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे काम जो दुनिया का कोई भी यूकैरियोट नहीं कर सकता, जो दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता, वो भी ये कर सकता है। क्या ऐसा कोई काम आप गिना सकते हैं? गुरुजी ऐसा काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, क्यों नहीं हम वही नाइट्रोजन ले लेते? क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो गुरुजी बहुत सारी नाइट्रोजन है, 78% तो नाइट्रोजन ही है, सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन पाई जा रही है। तो क्यों हम प्लांट से नाइट्रोजन ले रहे हैं? क्यों नहीं सीधा ले लेते नाइट्रोजन? भाई ये जो नाइट्रोजन पाई जाती है ये N2 है, और 2 N के बीच में कितने आपके ये बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड? सर 3 बॉन्ड होते हैं। 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, समझ पा रहे हो? बहुत स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो हम ये नाइट्रोजन फिक्स कर ही नहीं सकते खुद से। ये कैपेबिलिटी कुदरत ने, नेचर ने सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को दी है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को दी है। यानी ये एक चिंदी सा छोटा सा सेल वो सारे काम तो कर ही सकता है जो हम कर रहे हैं, पर वो काम भी कर सकता है जो हम नहीं कर पा रहे हैं।
इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। इसीलिए हम पता है बैक्टीरिया की तारीफ में कुछ शब्द लिखते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा गया है दैट इट हैज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अर्थात दिखने में चिंदी सा सेल है, छोटा सा सेल है, 1 2 3 5 माइक्रोमीटर बड़ा सेल है, बस इतना छोटा साइज है इसका, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड दुनिया में इतने ज्यादा अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन कोई नहीं दिखा सकता जितना बैक्टीरिया दिखाता है। अगर ये खाना बना रहा है तो लाइट को यूज करके भी खाना बना लेगा, फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक केमिकल से भी खाना बना लेगा, उनको ऑक्सीडाइज करके, कीमोसिंथेसिस जो बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अगर खाना नहीं बना रहा तो आपकी बॉडी में भी घुस जाएगा, पैरासिटिक, और गले सड़े मरे मैटर पे भी ग्रो कर लेगा, दैट इज आपका सेप्रोफिटिक। दुनिया में जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन हो सकते हैं सारे दिखाता है भाई ये सब। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता था, एम्स में पीवाईक्यू आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज द मोस्ट अमेजिंग न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? सर द आंसर इज गोइंग टू बी बैक्टीरिया और किंगडम मोनेरा। दुनिया में जितने न्यूट्रिशन आप पढ़ सकते हो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाना नहीं बना रहा है या तो वो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेगा यानी सेप्रोफिटिक, या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे चिपक जाएगा या उसकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा, पैरासिटिक। और खाना अगर बना रहा है, दो ही तरीके हैं, या तो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस, ये सब दिखाता है। सो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मैक्सिमम किसमें? सर मोनेरा में। सर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें? छोटे से सेल के अंदर, मोनेरा में। स्ट्रक्चर सिंपल, काम बड़े बड़े, यही हमें समझना है, यही आगे के पॉइंट्स हैं। पर पहले हम इतने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, इतने पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं इन आवर एनसीईआरटी बुक। देखिए बैक्टीरिया जो है इनकी 4 अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। पहला स्फेरिकल यानी गोल मटोल कोकस, रॉड शेप यानी बल्ला शेप बैसिलस, कॉमा शेप आपका विब्रियो, एंड स्पाइरल यानी स्प्रिंग शेप आपका स्पाइरलम। स्पाइरलम पे फ्लैजिला लगे हुए हैं, बैसिलस पे एंडोस्पोर बना रखा है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का, गुरुजी हमें पता है। बैक्टीरिया जो हैं यही किंगडम मोनेरा के मेन मेंबर्स हैं, इन्हें सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा कहा। मोस्ट अबंडेंट कॉस्मोपॉलिटन है तो मोस्ट अबंडेंट कॉस्मोपॉलिटन कह दो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया तो आपको हैंडफुल ऑफ सॉइल में देखने को मिल जाते हैं, और ये बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट पे भी आपको देखने को मिलते हैं, ये हमने देखा। इनमें से कई हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रह सकते हैं, पैरासाइट, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी में। तो एक लाइन हमने छोड़ रखी है जानबूझ के, ये वाली लाइन जानबूझ के छोड़िए। अभी डायग्राम सारे हमने बना लिए हैं तो कोई टेंशन है नहीं, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। कुछ और बातें देखिए मेरे भाई, कुछ और बातें देखिए। जैसा मैंने बताया स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, दिखने में बैक्टीरिया चिंदी सा होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, वेरी सिंपल, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मेटाबॉलिज्म इसका बड़ा खतरनाक है भाई, बिहेवियर यानी काम करने का तरीका, मेटाबॉलिज्म इसमें खूब है। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन ये दिखा सकता है, अलग अलग तरीके से खाना बना सकता है। कैसे बनाएगा? लेट्स ट्रैक दैट, आराम से समझते हैं, प्यार से समझते हैं। देखो मेरे भाई, लेट्स अंडरस्टैंड किंगडम मोनेरा इन अ बिट डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, इनको मिटा लेते हैं एक बार। यस गुरुजी, आइए ये सारी बातें हम लोग मिटा लेते हैं। गौर से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा। सबसे पहली बात मैंने क्या कही? सबसे पहले मैंने बात जो कही वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज सिंपल बट इट्स बिहेवियर, उसका काम करने का तरीका, या आप क्या कह सकते हो बिहेवियर को, काम करने के तरीके को, काम को क्या कहते हैं? रिएक्शन ही कहते हैं। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यानी जितने अलग अलग डाइवर्स ये रिएक्शंस दिखा रहा है, या आप कह सकते हो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रक्चर सिंपल है, दिखने में ये सिंपल है, लेकिन अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशनल नेचर ये दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से खुद के लिए एनर्जी जुटा सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनकी बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर बात समझ में आ गई।
अगर आप बात करेंगे बैक्टीरिया की तो ये ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। अगर आप बात करें बैक्टीरिया की सो दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, यानी हो सकता है ये खुद का खाना खुद भी बना रहे हो और हो सकता है खुद का खाना खुद ना भी बना रहे हो। तो अब न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात चली है तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो बैक्टीरिया कैन और कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो अगर ये खुद का खाना नहीं बना पा रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? अगर ये खुद का खाना नहीं बना पा रहे हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त? इन्हें कहा जाएगा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। और खुद का खाना अगर ये बना पा रहे होंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा, जो कि जनरल डेफिनेशन भी है। तो बैक्टीरिया कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। ज्यादातर बैक्टीरिया खुद का खाना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, एक बार बता दो ना सर। ये हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ज्यादातर अपना खाना नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इस कैटेगरी को मैंने पहले रखा। मोस्टली बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मोस्टली दे आर गोइंग टू बी हेट्रोट्रॉफिक, दे आर गोइंग टू बी हेट्रोट्रॉफिक। एंड कुछ ही चुनिंदा ही अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। सम आर गोइंग टू बी ऑटोट्रॉफिक। ज्यादातर अपना खाना नहीं बना सकते, कुछ ही अपना खाना बना सकते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया बढ़िया तरीके से। अब मेरे भाई मेरे दोस्त आराम से सुनिए, अगर ये हेट्रोट्रॉफिक है तो आप कह सकते हैं दे कांट मेक देयर ओन फूड, दे कांट मेक देयर ओन फूड। खुद का खाना ये खुद नहीं बना पा रहे हैं तो क्या मेरे दोस्त इनको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा? बिल्कुल। अगर ये खुद नहीं बना रहे तो इनको हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये किसी और पे डिपेंड करेंगे। अब डिपेंड होने के भी अलग अलग तरीके हैं। या तो गला सड़ा मरा मैटर ग्रो कर दे, उस पे ग्रो कर जाए। जैसे समझ लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसको डिकम्पोज कर करके खा रहे हैं, उसके टुकड़े कर करके खा रहे हैं छोटे छोटे। जैसे समझ लीजिए कोई कीड़ा मर गया, अब वो कीड़ा अगर पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ा हुआ है, तो उस पे बैक्टीरिया फंगस ये सब ग्रो करके उस कीड़े के और चीथड़े उड़ा देते हैं, उसमें जितना भी न्यूट्रिशन है वो निकाल लेते हैं और उस कीड़े की बची हुई जो बॉडी है वो मिट्टी में मिल जाती है। करेक्ट? करेक्ट है सर। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हेट्रोफिक लिख दिया है, हाँ है ना, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। खुश हो जाओ, ठीक है? ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर या तो एक गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करेंगे, यानी दे कैन बी सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक ज्यादा है, एंड पैरासिटिक। हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में घुस करके या बॉडी के ऊपर चिपक करके बीमारी कॉज कर रहे हो, ये कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो सेप्रोफिटिक जो हैं ये क्या करेंगे? दे विल ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। करेक्ट? करेक्ट। डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे ये ग्रो करते हैं। यानी ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रहे होते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। पैरासिटिक क्या होते हैं? पैरासिटिक मतलब एज अ पैरासाइट ये ग्रो कर रहे होंगे, या तो आपकी बॉडी के ऊपर समझ लो कोई जो है ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी पे चिपक जाए और यहां से खून चूस ले, या मेरी बॉडी के अंदर चला जाए, ब्लड स्ट्रीम में ही चला जाए। सो दे कैन ग्रो ऑन और इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑर्गेनिजम्स बॉडी, ऑन और इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। अगर ये मेरी बॉडी के ऊपर चिपके हुए हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑन यानी एक्टोपैरासाइट, आउटसाइड माय बॉडी एक्टोपैरासाइट, बाहर चिपक करके खून चूस रहे हैं। जैसे आपने टिक का नाम सुना होगा, आपने डॉग्स देखे होंगे या आपने गाय भैंसे देखी होंगी, उनके ऊपर कुछ कीड़े चिपके हुए होते हैं कई बार, जो कि उनकी बॉडी पे चिपक करके खून चूस रहे होते हैं। डॉग्स में खासकर ये स्पेसिफिकली देखने को मिलते हैं। अगर नॉर्मली किसी खेत वेत में टहल रहे हैं डॉग्स तो उनकी बॉडी पे कुछ कीड़े चिपक जाते हैं, उनको हटाना पड़ता है फिर, राइट? तो यहां पर एक्टोपैरासाइट मतलब ग्रो आउटसाइड द बॉडी, चिपके होते हैं, ग्रो ऑन सरफेस, बॉडी के सरफेस पे, स्किन वगैरह पे ये चिपक जाते हैं, स्कैल्प वगैरह पे भी चिपक जाते हैं, सर वगैरह पे। एंड इनका मतलब क्या है? एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, है ना? तो ये ग्रो इनसाइड द बॉडी, ग्रो इनसाइड द बॉडी। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है।
ये दो प्रकार का न्यूट्रिशन हो गया। देन अगर आप बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, दे कैन मेक देयर ओन फूड, कैन मेक देयर ओन फूड। करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। और अगर ये खुद का खाना खुद बना रहे हैं तो मेरे भाई, अगर ये खुद का खाना खुद बना रहे हैं तो ये कितने अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि खाना बनाएंगे कैसे। करेक्ट, तो यहां भी आपकी दो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटीज देखने को मिल सकती हैं। पहला, सनलाइट को यूज करके खाना बना लिया, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है, इसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। इसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब किसी चीज को सिंथेसाइज करना, मतलब किसी चीज को तैयार करना, मतलब किसी चीज को बनाना। किस चीज की मदद से, लाइट की मदद से। लाइट एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा, कीमोसिंथेसिस, यानी आप केमिकल्स को ही ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और एनर्जी निकाल रहे हैं, तो कीमोसिंथेसिस आपको देखने को मिलेगा। यस, एकदम सही बात है। कीमो का मतलब ही है, नाम से ही समझ में आ रहा है, खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा के नाम में घुस जाएं तो केमिकल का साउंड यहीं पर आ जाएगा। तो यहां आपने क्या किया, इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीजें बनाई। जैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखें तो भी आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीजें बनती हैं। जैसे यहां पर आपने लगा दिया CO2, आपने लगा दिया H2O, क्या ये इनऑर्गेनिक है? बिल्कुल है। ऑर्गेनिक केमिकल की एक पहचान क्या है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपलसरी होना चाहिए, और कुछ होना हो, कार्बन हाइड्रोजन तो मिनिमम चीज है जो होनी चाहिए। यहां सिर्फ कार्बन है CO2 में, हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है H2O में, कार्बन नहीं है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, और वैलेंसी सेटिस्फेक्शन के लिए हाइड्रोजन उसका जन्म जन्मांतर का साथी है ही। कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। यहां पर CO2 और H2O को जोड़ करके हम लोग ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6। मैं कह रहा हूं O को गोली मारो, C और H आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाओगे, बनाएंगे, लाइट को यूज करोगे, करेंगे, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल, कौन करता है फोटोसिंथेसिस? कौन है भैया जो पिगमेंट लेकर के बैठा है हायर प्लांट जैसा? गुरुजी ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम ही एल्गी दिया है, इसमें कुछ तो होगा, एल्गी इसका नाम रखा गया, अर्थात इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन प्लांट से कर दिया, एल्गी इसका नाम रख दिया। सोच के देखो। अर्नेस्ट मेयर साहब को बोले डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्यों? क्योंकि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे। अरे जब डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी नाम दिया है, इसका मतलब इवोल्यूशन बहुत अच्छा समझाते थे, इवोल्यूशन पे काम किया था, तभी तो डार्विन से कंपैरिजन किया। इसका कंपैरिजन एल्गी से क्यों किया होगा? क्योंकि खाना बनाता है, अंगेण घात्रम भोज्यम बनाता है ये, तभी तो इसका नाम रखा मेरे भाई। ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लांट से तुलना करी है, अर्थात खाना बनाता होगा, पिगमेंट कंटेन करता होगा, करता है गुरुजी। जिस टाइम पे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल गला फाड़ फाड़ कर समझा रहे थे, उस टाइम पर भी आपको बताया गया था कि क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जिसपे पिगमेंट अटैच होते हैं, यही मिलता है। यस गुरुजी, यस। तो भोज्यम बनाने का काम इसका है। कीमोसिंथेसिस मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये भी न्यूट्रिशन यहां पर देखने को मिला। अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन है कि नहीं है गुरुजी? अरे बहुत अच्छा श्लोक है, तुम्हें पता नहीं है इसका मतलब, तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा अजीब चीज है ये। देखो, अंगेण घात्रम, अर्थात जैसे मेरा शरीर है तो इसमें कुछ अंग जो मुझे मोटिलिटी प्रदान करते हैं, जैसे हाथ पैर, तो हाथ पैर बॉडी की शोभा बढ़ाते हैं। नैणेन वक्त्रम, जैसे फेस पे अगर आप देखें तो आंखें जो हैं एकदम खूबसूरती अदा करती हैं चेहरे को। न्यायेन राज्यम, राज्य में वही पोजीशन न्याय की है, जो पोजीशन मेरे शरीर में हाथ पैर की है इंपॉर्टेंस, जो चेहरे पे आंखों की है इंपॉर्टेंस, वही एक राज्य में न्याय की है। एंड लवणेन भोज्यम, अर्थात भोजन में वही पोजीशन लवण की है, यानी नमक की है, नमक के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। हर चीज की इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो 4 भाग है। तो इट इज अ वेरी गुड श्लोक इन संस्कृत विच हैज डीप मीनिंग, कि हर चीज के बारे में बताया गया है कि कहां किस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। प्राइम इंपॉर्टेंस बताने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। आइए, मीम कम देखा करो, चीजों को समझा करो, पढ़े लिखे बनो, गंवार हो।
गुरुजी आपने तो आज हमारे नैन चक्षु खोल दिए। यस, आइए, इंट्रोडक्शन है, इजी है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब कल या नेक्स्ट क्लास में व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रीड बैक्टीरिया इन डिटेल, तो एक एक कैटेगरी को चीर फाड़ के देखेंगे, तो ये सारी बातें दोबारा से समझ रहे होंगे हम लोग। करेक्ट? यस। तो हमने क्या कहा, बैक्टीरिया जो है अधिकतर खाना नहीं बना सकते। इनमें से भी जो खाना नहीं बना रखते, इनमें से भी अधिकतर जो है कचड़ा पट्टी पे ग्रो करेंगे, यानी मरे सड़े गले मैटर पे ग्रो करेंगे। कुछ आपकी बॉडी के अंदर या बाहर चिपक करके बीमारियां कॉज कर रहे होंगे, पैरासिटिक होंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो खाना बना सकते हैं, अधिकतर खाना नहीं बना सकते थे, कुछ खाना बना रहे होंगे। इनमें भी फोटोसिंथेसिस वाले ज्यादा होंगे, कीमोसिंथेसिस वाले कम होंगे। ठीक है, ऐसे कोई कंपैरिजन कराएगा नहीं, बट स्टिल आपको समझ में आना चाहिए। इतनी बातें मेरे भाइयों को समझ में आई तो बता दो ना। यस यस, इतनी बातें सारे भाइयों को समझ में आ गई हैं? झटपट बताइए, फटफट बताइए। लिख लिया है सबने? बता दीजिए। इंट्रोडक्शन ओवर करने के बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट वी नीड टू डिकोड, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में चर्चा करें। आइए, यहां तक की बातें हो चुकी थी, हमने बताया काफी सारे ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। मैनी का मतलब यह नहीं है कि ज्यादातर, मतलब अच्छे खासे नंबर में ऐसे हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, है ना। तो पैरासाइट भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कुछ खाना बना सकते हैं, अधिकतर जो है वास्ट मेजॉरिटी ये खाना नहीं बना सकते। ये अदर ऑर्गेनिजम्स पे आपका डिपेंड कर रहे होंगे पैरासिटिक के तौर पे, या डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे यानी सेप्रोफिटिक होंगे। और बहुत चुनिंदा जो खाना बना सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस से, या कीमोसिंथेसिस भी शो कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वो सवाल मैं अभी क्रैक करा दूं, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। अगर आप कहो तो मैं आपके साथ उस सवाल की डिस्कशन अभी कर लूं, बिकॉज वी हैव गॉट सम स्पेस, थोड़ा सा हमारे पास टाइम भी है, और हम चीजों को अगर साथ साथ पढ़ ले मजा आ जाए। समझ लो मेरे भाई, समझ लो मेरे भाई, एक रैंडम सी चीज है, आप नोट कर लेना बाद में, या साथ साथ भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, गुरुजी डीकंपोजिशन में और कीमोसिंथेसिस में क्या फर्क है? आराम से सोचिए। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये एक पत्ती है, मेरे पास ये एक पत्ती है, हम किसी के पत्ती नहीं है, हमारे पास एक पत्ती है। यहां पे ये पेड़ से झड़ी झड़ी पत्ती, हमने क्या कहा, लीफ ड्रॉप, लीफ ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड, लीफ ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड। अगर ग्राउंड पे ये पत्ती मरी पड़ी है, तो क्या ये पत्ती एक डेड मैटर है? हाँ के ना? गुरुजी ये डेड मैटर है, ये डेड मैटर है। देयरफॉर इट इज अ डेड मैटर, देयरफॉर इट इज अ डेड मैटर। और डेड मैटर है तो इस पे ग्रो करने कौन आ जाएंगे? बैक्टीरिया और फंगस आ जाएंगे, डिकम्पोज करने बैक्टीरिया और फंगस आ जाएंगे। यस, तो आप क्या कहेंगे, इसका ऑर्गेनिक मैटर जो है, इट्स ऑर्गेनिक मैटर, its organic matter is decomposed and converted into inorganic matter, inorganic matter। तो ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया गया है वाया बैक्टीरिया। इसे हम क्या कहते हैं? डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मैटर कहां पड़े रह गए? सॉइल में पड़े रह गए। भाई ये पत्ता जो है जमीन पे गिरा, सॉइल पे गिरा, तो सॉइल में ही सारा का सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो छोटे छोटे टुकड़े इस पत्ते के या इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ही रहा। अब हो सकता है इस इनऑर्गेनिक मैटर पे कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाएं और इसे ऑक्सीडाइज कर दें, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन इवन ऑक्सीडाइज this inorganic matter
मैटर टू एनरिच सॉइल। सॉइल में इस छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मैटर के भी फर्दर टुकड़े हम लोग कर सकते हैं, सॉइल को और रिच बना सकते हैं। एंड बैक्टीरिया कैन गेट एनर्जी, इस ऑक्सीडेशन से बैक्टीरिया को भी एनर्जी मिल जाती है। कैन गेट एनर्जी, बैक्टीरिया का भी काम हो गया, उसको एनर्जी मिल गई, और इनऑर्गेनिक मैटर को हमने फर्दर क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो बात समझ में आई कि आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक को अगर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये डीकंपोजिशन है सीधी सीधी। लेकिन अब जो इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पड़ा है, अगर आप उसको भी फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उसके भी और छोटे छोटे टुकड़े कर दे रहे हैं, देन बैक्टीरिया को एनर्जी मिल जाएगी, और सॉइल में ये छोटे छोटे टुकड़े जो है ये कोई और प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है अपनी रूट के माध्यम से। हमेशा यही बात करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं सर। हम कहते हैं कोई पेड़ है वो आपका वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा रूट के माध्यम से। समझ लीजिए मैं एक पेड़ हूं, देखो देखो क्या ये वो पेड़ है, हाँ पेड़ है भैया, है ना, हमारे मामा नहीं खड़े हरी चादर ओढ़ के। तो ये जो पेड़ है इस पे से एक पत्ती गिरी जमीन पे गिर गई, जमीन पे गिरी, इसको डिकम्पोज किया, बैक्टीरिया फंगस ने आके इसको तोड़ा, छोटे 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 टुकड़े किए, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया। क्या इनऑर्गेनिक मैटर जमीन पे पड़ा हुआ है? यस। इसे भी कोई प्लांट उठा सकता है, मेरे पड़ोस में ही कोई पेड़ है, जब वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा तो हो सकता है इस इनऑर्गेनिक मैटर को उठा ले जड़ों के माध्यम से। या अगर आसपास कोई कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो उस इनऑर्गेनिक मैटर के भी और छोटे 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 टुकड़े कर देगा, और मिट्टी में ही पड़े रहेंगे वो टुकड़े, हो सकता है प्लांट वो उठा ले। इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी न्यूट्रिएंट वेस्ट नहीं हुए। एक प्लांट था, इसके पत्तों में कुछ न्यूट्रिएंट थे, जब पत्ते झड़े जमीन पे पड़े उस टाइम पर वो न्यूट्रिएंट टूट टूट के जमीन में ही आ गए, जमीन से किसी और प्लांट ने उठा लिए। तो एक प्लांट का मैटर किसी और प्लांट में चला गया, इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट रिसाइकल होकर किसी और प्लांट में चले गए। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो है न्यूट्रिएंट्स, इट कैन बी दीज न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स can be absorbed by plants via roots से हमने यानी प्लांट्स ने इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर दिया। देयरफॉर न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड, इसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। कल भी पढ़ाऊंगा, आज भी पढ़ा रहा हूं, न्यूट्रिएंट रिसाइकल्ड। करेक्ट है? करेक्ट है। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल्ड, करेक्ट है सर। हमने क्या बताया, हमने बताया ये पत्ती है, इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर है। जब ये पत्ती जमीन पे गिरी, ये डेड हो गई, पेड़ से अलग हो गई है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे हम, इनऑर्गेनिक मैटर बना देंगे। सॉइल में है तो इस सॉइल के अंदर ये जो मैटर है ना, इसको भी हम लोग सीधा सीधा एब्जॉर्ब करा सकते हैं प्लांट से, कोई दिक्कत नहीं। वो इनऑर्गेनिक मैटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है या ये वाला मैटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है, दोनों ही चीजें प्लांट उठा सकता है, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। या तो इस इनऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली प्लांट उठा लेगा, अगर ये और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा है तो और अच्छी बात है, उठाने में और आसानी होगी, दोनों उठा सकता है। करेक्ट है सर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात चमक उठी है, एक बार बता दो ना, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके और डिटेल में चर्चा कर सके बैक्टीरिया की। तो हमने इतनी बातें बहुत अच्छे तरीके से कर ली। अब हम आर्की बैक्टीरिया की डिस्कशन करेंगे, एक छोटे से पेज की डिस्कशन है, एंड देन आफ्टर हम लोग यू बैक्टीरिया की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि हमारा प्राइम टॉपिक है, मेन टॉपिक है। इसमें पूरा एक लेक्चर लगेगा जहां पर हम पूरे के पूरे यू बैक्टीरिया की डिस्कशन कर रहे होंगे, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। करेक्ट है? करेक्ट है। बैक्टीरिया ने क्या किया, डिपेंड करता है बैक्टीरिया कौन सा है मेरे भाई मेरी जान, वही तो मैं समझा रहा हूं। अगर मेरे भाई यहां पर ये बैक्टीरिया जो है, इसका आप नाम पूछें कि किस बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया, किसने किया होगा? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ने, सेप्रोफाइट ने। और अगर आप पूछें ये वाला कौन सा है जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी ऑक्सीडाइज करता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। दोनों का काम अलग अलग है ना। यहां पर देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सेप्रोफिटिक, और इस इनऑर्गेनिक मैटर को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक।
यानी ये जो पहला वाला काम है ये डिकम्पोजर्स ने किया, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ने किया, ये वाला काम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने किया। दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्लांट उठा सकता है अपनी रूट के माध्यम से, कुछ भी उठा सकता है। करेक्ट करेक्ट, ये हमने देखा। बहुत शानदार, बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं एकदम जीरो लेवल से, जिससे कि कोई चीज आपको अटका ही ना पाए। आगे कोई कितना भी घुमा के अगर आपसे सवाल पूछे यू विल बी एबल टू आंसर दैट, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, इकोसिस्टम में भी सेम बात हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, पर स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत जो बातें चल रही हैं करते हुए चले बेहतर होगा। आइए दोस्त, अब हमारी पहली जो यहां पर हेडिंग है वो डाल लीजिए, इट इज आर्की बैक्टीरिया। इट इज आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं गुरुजी? आर्की बैक्टीरिया को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या कहा? एक्सट्रीमोफाइल्स। फाइल का मतलब होता है प्यार करने वाला, किससे? एक्सट्रीम कंडीशन से, इसीलिए इसे खतरों का खिलाड़ी भी कह सकते हैं। आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इट इज खतरों का खिलाड़ी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई। खतरों का खिलाड़ी से हमने कहा। एक्सट्रीम का मतलब होता है हार्श कंडीशन, हार्श बहुत खराब कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। यस, हार्श कंडीशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन। एंड इस अनफेवरेबल कंडीशन से भी किसी को प्यार है तो उसे हम क्या कहेंगे? खतरों का खिलाड़ी ही कहेंगे। भाई खतरों से किसको प्यार होता है ना? जिसको है वो है एक्सट्रीमोफाइल, यानी आपका आर्की बैक्टीरिया। अब अगर ये खतरों से खेल सकता है तो इसके पास कुछ तो अलग होगा भाई। अगर ये खतरों से खेल सकता है, इतना खतरनाक ऑर्गेनिज्म है ये कि इसको डर ही नहीं लगता, तो मेरे भाई इसमें कुछ तो होगा। यस गुरुजी, इसमें कुछ तो होगा। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस आर्की बैक्टीरिया? इसमें स्पेशलिटी क्या है एग्जैक्टली सुनने की कोशिश करिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट हैज अ डिफरेंट और यूनिक सेल वॉल स्ट्रक्चर। ऑप्शन में सेल वॉल दिया ही दिया रहेगा, सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये जो आर्की बैक्टीरिया है इसकी सेल वॉल जो है ये डिफरेंट रहती है। सबसे पहले मुझे बताइए सेल वॉल बनी किस चीज की होगी? सर यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है किसकी बनती है? सर पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसे हम म्यूरिन कह रहे थे। एंड आपके आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये किसकी बनेगी? इट विल बी फॉर्म्ड ऑफ सूडोम्यूरिन। इट विल बी फॉर्म्ड ऑफ सूडोम्यूरिन, इसीलिए ये यूनिक है। गुरुजी सूडोम्यूरिन में क्या यूनिक है बता दो ना। यहां पर पाया जाता है ईथर बॉन्ड इन प्लेस ऑफ एस्टर बॉन्ड। यहां ईथर बॉन्ड पाया जाता है, ईथर बॉन्ड इन प्लेस ऑफ एस्टर बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग होता है। और सेल वॉल अगर स्ट्रांग, बाहर की दीवार अगर स्ट्रांग है तो अंदर तो मेरे भाई कोई आपदा पहुंच ही नहीं पाएगी, तो इट इज स्ट्रांग इन नेचर। ये प्राइम रीजन होता है आपका एक्सट्रीमोफाइल बनने का। करेक्ट। एंड दूसरी बात यहां पर क्या होता है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कनेक्ट होती है ना, तो उस वॉल के पास आपके ब्रांच्ड लिपिड्स पाए जाते हैं। सिंपल लिपिड नहीं पाए जाते, ब्रांच्ड लिपिड, स्पेशल ओवर ब्रांचिंग हो रखी होती है लिपिड्स में, तो आप कह सकते हैं ब्रांच्ड लिपिड्स आर सीन। नॉर्मल स्ट्रेट लिपिड ना पाए जाकर के ऐसे ब्रांच्ड लिपिड पाए जाते हैं, तो आपका ब्रांच्ड लिपिड्स आर सीन। यह दूसरा रीजन है। पहला रीजन है ईथर बॉन्ड एंड दूसरा रीजन है ब्रांच्ड लिपिड। ये दोनों की दोनों चीजें हमें देखने को मिली। गुरुजी बात समझ में आ गई, बात चमक उठी। देयरफॉर आपका जो आर्की बैक्टीरिया ये हार्श कंडीशन में रह सकता है। आर्की का मतलब क्या होता है? एंशियंट, तो ये बहुत पुराने बैक्टीरिया भी माने जाते हैं, तो आप इन्हें कह सकते हो दे आर द एंशियंट बैक्टीरिया। दे आर एंशियंट बैक्टीरिया। ये इनके नाम से आप पॉइंटर निकाल सकते हो,
आर्की का मतलब ही होता है एंशियंट यानी बहुत पुराना, तो ये ओल्ड बैक्टीरिया है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। ये आपके आर्की बैक्टीरिया की खास पहचान है। तो अगर आपसे कोई बोले कि आर्की बैक्टीरिया में स्पेशल क्या है, मैं आपके लिए क्वेश्चन घुमा रहा हूं, मैं कह रहा हूं व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ आर्की बैक्टीरिया, इन पॉइंट्स को देख करके आंसर करना है। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ आर्की बैक्टीरिया? ऑप्शन 1, इसकी ग्लाइकोकैलिक्स। ऑप्शन 2, इसकी सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन 3, इसका न्यूक्लियोइड। ऑप्शन 4, इसका प्लाज्मिड। व्हाट हेल्प इट टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशंस? दिस इज अ क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी फ्रेम किया है, एक बार आंसर निकालने की कोशिश करिए। ऑप्शन 4 है। अब ये मत बोलना कि गुरुजी सेल वॉल तो आपने बोला ही नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, जानबूझ के ही मैंने ऑप्शन में सेल वॉल नहीं दिया है, और मैंने कहा है कि आप आराम से हिंट ले सकते हो। गुरुजी आपने यहां लिखे हैं 2 कारण। पहली चीज कि सेल वॉल में ईथर बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड की जगह, पहला रीजन। सेल वॉल दिया नहीं है, काट दो। दूसरी चीज ब्रांच्ड लिपिड, लिपिड और प्रोटीन क्या बनाते हैं? मेम्ब्रेन बनाते हैं। दूसरी जो चीज है ये मेम्ब्रेन और वॉल से ही रिलेटेड है, वॉल ऑप्शन में है नहीं, तो मेम्ब्रेन क्लिक करके आगे भाग जाओगे, भाग जाएंगे गुरुजी, भाग जाएंगे। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यानी सबसे प्राइम रीजन है सेल वॉल, बट अगर ऑप्शन में सेल वॉल हो ही ना तो क्या करें गुरुजी? अगर हो ही ना तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो है सेल वॉल के बाद जो दूसरा पॉइंटर है दैट इज फॉर सेल मेम्ब्रेन, तो दूसरा बेटर जो ऑप्शन होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। मुझे पता है इसमें काफी लोग गलती करोगे, पर मैं जानबूझ के गलती कराना चाह रहा था, इसलिए मैंने नोट्स में पहले पॉइंट नहीं लिखवाया, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया जिससे दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में गलती करते हो आप ज्यादा सीखते हो। मैं सीधा लिखवा देता कि अगर ऑप्शन में सेल वॉल नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन मार्क कर दो, सब मार्क कर देते, बट आई वांटेड यू टू फोकस ऑन इट। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे पीवाईक्यूज मैंने खुद देखे हैं, नॉट नीट, पहले अलग अलग पेपर्स आते थे, लेकिन अब आपके सिलेबस में सिंस पॉइंटर है तो पढ़ लेते हैं डिटेल में, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हमने बकायदा यहां पर यह सीखा कि आपको नोट्स कैसे पढ़ने होते हैं। अगर यहां पे पहली चीज है वॉल के बारे में लिखी गई है, दूसरी जगह लिपिड की हम बात कर रहे हैं, तो लिपिड क्या बनाने में हेल्प करता है? मेजरली तो मेम्ब्रेन ही बनाता है, लिपिड और प्रोटीन। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? मेम्ब्रेन आ जाना चाहिए। करेक्ट, मेम्ब्रेन आ जाना चाहिए। सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज मेम्ब्रेन, ऐसा करके आप यहां पर लिख सकते हो। ये आपकी बात हुई, ये आपकी बात हुई, है ना? ठीक है, इतनी बातों को एक बार यहां देखने की कोशिश करते हैं। 2 ही पॉइंटर्स होंगे। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल क्योंकि हार्श कंडीशन में रहते हैं, बुरी से बुरी परिस्थितियों में रहते हैं। कहां कहां रहेंगे हम बता देंगे, क्योंकि दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और यही जो इनका सेल वॉल है जो डिफरेंट है, यही इन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने में हेल्प कर रहा होता है। गुरुजी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई अलग अलग प्रकार के आर्की बैक्टीरिया हैं कौन कौन से, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया। नई स्लाइड ले लेते हैं। मुझे बताइए यहां तक सबने लिख लिया है? एक बार फटाफट तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। यहां तक मेरे सारे भाइयों ने लिख लिया है सारा का सारा मसाला? एक बार फटाफट बताइए। यस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ आर्की बैक्टीरिया। इनके एग्जांपल्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग कौन कौन सी जगह पर पाए जा सकते हैं। विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, बहुत शानदार। आइए, तो हमने ये स्लाइड कॉपी कर ली, बेसिक हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है, इसको भी लिखा रहने देते हैं, मीनिंग को। नीचे एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। पहला जो आपका एग्जांपल है इसे हम कहते हैं हेलो फाइल। नंबर 1 लिख देते हैं इसमें, हेलो फाइल। हाय हेलो वाला हेलो नहीं है, हेलो का मतलब क्या होता है यहां पर? सॉल्ट। तो इसे क्या कहते हैं? दे आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। ये सॉल्ट को बहुत प्यार करते हैं, है ना? यस, हाईली सॉल्टी इलाकों में पाए जा सकते हैं। क्योंकि मेरे भाई हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब हेलोजन से है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी? एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है। ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया, इसकी कॉम्बिनेशन से सॉल्ट और वाटर बनेगा।
सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ये जो सॉल्ट है इसमें सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन क्या है, हैलोजन है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हैलोजन है, हैलोजन है। हैलो से शब्द उठाया हैलोफाइल, हैलो से शब्द उठाया हैलोफाइल। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, यहां पर NaCl है। Cl जो है इसको आप हैलोजन बोलते हो, हैलोजन। तो यहां से आपका हैलो शब्द निकल करके आया है, इसीलिए हम इसे सॉल्ट लविंग कह रहे हैं। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सॉल्ट लविंग कह रहे हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1, सॉल्ट लविंग। बहुत ज्यादा सॉल्टी कंडीशन में ये पाए जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे कैन बी थर्मो एसिडोफिल, दे कैन बी थर्मो एसिडोफिल। नाम में क्या है, आराम से देखिए, नाम में क्या है, थर्मो एसिडोफिल। थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब थर्मोमीटर इज अ डिवाइस जिसको टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर। थर्मो का मतलब हमेशा टेम्परेचर से रहता है। तो यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा, यानी ये टेम्परेचर देखने को मिल सकता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव ऑल्सो। खौलते पानी में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं, इतना हाई टेम्परेचर है। एंड मेरे भाई एसिडोफाइल, एसिडो का मतलब एसिडिक कंडीशन, एसिडिटी बहुत हाई होगी। और अगर एसिडिटी बहुत हाई है तो पीएच कम होगा या ज्यादा होगा, सर जितना ज्यादा एसिड उतना कम पीएच, उतना ज्यादा आपका इस साइड आएगा। करेक्ट। अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं पीएच स्केल और यहां तक खत्म कर रहे हैं तो आपका 7 से कम वाले जो है दे आर एसिड, 7 से ऊपर वाले जो है इनको हम लोग बेस कहते हैं। तो आपका पीएच कम होगा ना, इस साइड आएगा, तब जाके हम लोग एसिडिटी बढ़ती हुई मानेंगे, यानी पीएच क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अराउंड पीएच 1.5 से 2 तक भी देखने को मिल सकते हैं ये, यानी ऐसा पीएच जिसपे अगर आप अपने हाथ पे गलती से भी एसिड गिरा ले तो आपका हाथ झुलस जाए, उस एसिड में भी ये देखने को मिल सकते हैं। इतने खतरनाक एसिडिक कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, थर्मो एसिडोफाइल कहा जाता है, यानी हाई टेम्परेचर एंड एसिडिटी पे पाए जा सकते हैं। कहां मिले, हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी पे ये देखने को मिले। करेक्ट। नाम में घुस जाओ मेरे भाई। तीसरा बैरोफिल, तीसरा क्या हो गया, बैरोफिल। बैर का मतलब क्या होता है, गुरुजी हम तो किसी से बैर लेते ही नहीं हैं। बैरोमीटर इज अ डिवाइस टू मैनेज प्रेशर, टू अंडरस्टैंड और टू मेजर प्रेशर। तो यहां पर बैरोफिल क्या हुआ, हाई प्रेशर पे देखने को मिलेंगे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहेगा। जैसे समंदर की गहराई में, अगर समुद्र की गहराई में कोई बैठा है तो उसके ऊपर बहुत सारा पानी है, बहुत प्रेशर है उसके ऊपर, या मेरे भाई बर्फ की सिल्लियों के नीचे दबा हुआ तो ऊपर बहुत सारी बर्फ है, बहुत प्रेशर है उसके ऊपर। तो बैरो इज अ वर्ड रिलेटेड टू प्रेशर डायरेक्टली। करेक्ट। तो बैरोफिल क्या करेंगे, हाई प्रेशर में रहेंगे। करेक्ट है। और अगर ज्यादा तापमान की हमने बात की, कम तापमान की अगर हम बात करें तो साइक्रोफिल हो जाएगा। साइक्रोफिल मतलब आपका बर्फ में रहने वाला, यानी कम तापमान में रहने वाला। तो आपका लो टेम्परेचर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। लो टेम्परेचर हो जाएगा, एकदम लो टेम्परेचर हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा। करेक्ट, एकदम हो जाएगा सर। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज विच इज बीन गिवन इन एनसीईआरटी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं मिथेनोजन, इसको हम कहते हैं मिथेनोजन। नाम के अंदर घुस जाओ, खोपड़ी पे चमेली का तेल लगा के। मिथेनो का मतलब क्या हो गया, मिथेनो का मतलब हो गया मीथेन, यानी CH4, मीथेन चक्रवर्ती बन जाएगा यहां पर। एंड जन का मतलब क्या हो गया, जनरेटिंग यानी फॉर्मिंग, यानी मीथेन जनरेट कर रहे होंगे, मीथेन जनरेट कर रहे होंगे ये बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करें, जो कि बायोगैस का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बायोगैस में सबसे ज्यादा जरूरी गैस कौन सी है, मीथेन ही है। तो दे फॉर्म मीथेन, सो दे फॉर्म मीथेन गैस। करेक्ट। देयरफॉर यूज्ड टू मेक बायोगैस, यूज्ड टू मेक बायोगैस। करेक्ट, करेक्ट है सर। बहुत बढ़िया तरीके से ये बात जो है हमको समझ में आ गई, कोई टेंशन है नहीं। ये जो मिथेनोजन है ये पाए कहां जाते हैं, इस पे थोड़ी सी बात हो जाए कि मिथेनोजन पाए कहां जाते हैं। तो मिथेनोजन जो है दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज, कीचड़ विचड़ वाले इलाके में जहां ऑक्सीजन कम हो, उन इलाकों में देखने को मिलते हैं।
यानी अनएरोबिक कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं, मार्शी एरिया में देखने को मिलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट, दे आर फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट्स। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, है ना, और रूमिनेंट जैसे आपकी गाय हैं, भैंसे हैं, है ना, जो घास चरती रहती हैं सारे दिन, उनको आप एक आसान भाषा में रूमिनेंट मान लीजिए। तो उनके पेट में एक अलग से चैम्बर होता है, इट इज कॉल्ड रूमेन, इसीलिए इनका नाम रूमिनेंट रखा गया। रूमेन नाम का चैम्बर होता है इनके पेट में। तो क्या होता है कि इन रूमिनेंट्स के गट में भी, जहां ऑक्सीजन की अगेन कमी है यानी अनएरोबिक कंडीशन में ये देखने को मिलेंगे, इन रूमिनेंट के गट में, समझ लो मैं कोई गाय हूं तो भाई गाय के गट में आपके मिथेनोजन्स होंगे। तो जब गाय घास चबाएगी कई देर तक, तो ये घास जब अंदर की साइड जाएगी, आपके एलिमेंट्री कैनाल में मूव करेगी, तो उसके साथ जो है मिक्स हो जाते हैं कुछ आपके मिथेनोजन, और गाय के गोबर के साथ, भैंस के गोबर के साथ बाहर आ जाते हैं। उस गोबर को जब आप बढ़िया तरीके से ट्रीट करते हैं, उस गोबर को अगर आप एक गोबर गैस प्लांट में डालते हैं, इन मिथेनोजन्स को अगर रिएक्ट करने का टाइम देते हैं, तो बायोगैस तैयार कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। बायोगैस फॉर्म हो सकती है गाय भैंसों के गोबर से। गुरुजी स्टार्टअप आइडिया आ गया, बहन की शादी में जनरेटर चला लेंगे अब मुफ्त में, क्योंकि जो बायोगैस है ये आपका कुकिंग और लाइटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है कि तुम भाई जनरेटर ही चला मार रहे हो सारे के सारे, कि 4 एसी चल रहे हैं गुरुजी, अब जीवन में आनंद ही आनंद है, बिजली का बिल नहीं आता, है ना। भैंस से 2 तार कनेक्ट कर दिए हैं सीधे, हाईटेक टेक्नोलॉजी लगा दी है। गुरुजी भैंस का गोबर ऐसे उछल के पकड़ता हूं मैं गर्मा गर्म, कि बस, है ना, कहीं व्यर्थ ना हो जाए, मिट्टी पे टप्पा नहीं खाने दे रहा गुरुजी, मैं इतना तैनात रहता हूं। औरों की भैंसें डर गई हैं मुझसे, आस पड़ोस में खलबली मच गई है कि ये आ जाता है भाई, गोबर की आवाज सुनते ही, भैंस की जैसे ही ओ की आवाज सुनी, इसको पता लग जाता है अब गोबर गिराएगी, तब की तब भाग के जाता है टोकरी लेके, और डाई मार के कैच पकड़ता है, बहुत बुरा, है ना। 2-3 बार तो गोबर में ही सिर टिका है भाई का खराब डाई मार दी थी, है ना। तो अलग ही लेवल का बंदा नहीं बन जाना है गोबर के पीछे, है ना, कि गोबर चोरी जो है करते हुए पकड़े गए किसी और के घर से, इतनी एनर्जी नहीं बनती है। छोटा मोटा चूल्हा चौका जला सकते हो, वो भी तुम्हारे बस का नहीं है ना। तो बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं पालनी है इस स्टार्टअप प्रोजेक्ट से, कुछ अच्छा करो मेरी जान, मर्द दी पुत्र बनो, शेर दी गल्ला करो, ये सब मत करो, है ना। तो गांव में जहां यह कि ऑलरेडी गोबर अवेलेबल है, लोगों के घर में पशु हैं, उनके लिए इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोबर वेस्ट ही जा रहा था, या तो उस गोबर को यूज कर लो खाद के तौर पे खेतों में, तो वो यूज हो जाएगा, या फिर जो एक्स्ट्रा गोबर है उसको गोबर गैस प्लांट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं खुद आपको प्लांट बनाना सिखाऊंगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में, बहुत ईजी है, आसानी से बन सकता है, आप भी बना सकते हो। तो उस गोबर गैस प्लांट में गोबर को डाल दो, कुछ कटी वटी सब्जियां जो हैं उसका बचा हुआ जो आपका रेमिनेंट है वो डाल दो, कुछ कुछ चीजें आप डाल सकते हो, चाय पत्ती डाल दो, केले के छिलके डाल दो, या कोई फ्रूट आपने खाया है, तरबूज वगैरह खाया है, उसका छिलका डाल दो, है ना, आपने सब्जियां छिली थी, आलू का छिलका डाल दो, वो सब डाल के यू कैन ट्रीट इट वेल। तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो ये मिथेनोजन डाइजेस्ट कर देते हैं, एंड बदले में मीथेन गैस बना देते हैं, जिसको आप पाइप से बाहर निकाल सकते हो, अपने घर के चूल्हे वगैरह से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आप बढ़िया भोजन तैयार कर सकते हो। और मेरे भाई गोबर की बात भी नहीं आती, ठीक है, अच्छी गैस बनती है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। दिस इज अबाउट मिथेनोजन। नाम में घुसना सीखिए, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, तो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा, ज्यादा एसिडिक कंडीशन में देखने को मिलेगा, ज्यादा प्रेशर पे देखने को मिलेगा, कम टेम्परेचर पे देखने को मिलेगा। मिथेनोजन, मिथेनो यानी मीथेन गैस, जन मतलब जनरेट करेगा, बनाएगा। हाँ गुरुजी बात समझ में आ गई, करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी, बहुत शानदार। ये हुई ना बात, अब आ गए सबके मुंह में पानी, ऐसा टॉपिक पढ़ाएं सब खुश हो जाएं। आइए, एक्सट्रीमली सॉल्टी इलाकों में जो पाया जाएगा इसे हेलोफिल कहा जाएगा। हॉट स्प्रिंग में, हॉट स्प्रिंग वो दबाने वाली स्प्रिंग नहीं है, हॉट स्प्रिंग मतलब बहते पानी की बात हो रही है, कि भाई आपका गर्मा गर्म पानी जो है उसकी फुहारों में पाया जाएगा जो एसिडिक भी हो और टेम्परेचर भी ज्यादा हो। मार्शी इलाकों में मिथेनोजन पाए जाएंगे जहां ऑक्सीजन की कमी है गुरुजी। तो मिथेनोजन जो है ये आपके गट ऑफ रूमिनेंट में यानी गाय भैंसों में भी पाए जा सकते हैं, एंड वहां ये मीथेन गैस यानी बायोगैस बनाते हैं गोबर से, इसीलिए इस बायोगैस को प्यार से गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है मिला, ओके बहुत अच्छा।
आपको अगर ये टॉपिक सीखने को मिला तो एक बार मिला इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट बता दीजिए। कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइम रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। 25 मिनट है हमारे पास, हमारे हक की 25 मिनट है ना। साडा हक ऐथे रख, अभी रख देंगे भाई, है ना। तुम बस भैंस के आगे जाके मत बोल देना कि मैंने पढ़ लिया है अब बायोगैस प्लांट। साडा हक ऐथे रख, तुम्हारे सामने ही कहीं केक गिर जाए जमीन पे। यस, बहुत बढ़िया। अपना हक इतना मत मांगना कि गाय को भैंस को जोर लगाना पड़ जाए तुम्हारा हक अदा करने के लिए कि आ गया है मंगता, फिर से टोकरी लेके खड़ा है, कुछ दे ही देती हूं, है ना। तुम्हारी शक्ल देख के हाजमा खराब हो जाए गाय भैंस का, इतना ज्यादा गोबर मांगने जाओ कि तुम्हारी शक्ल देख के पता लग जाए घास डालने नहीं गोबर उठाने आए हैं। राजा वाली मेंटेलिटी, राजा का व्यक्तित्व है ये। आ जाओ भाई, आ जाओ। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी कॉन्क्रीटली। ये सवाल जब आप करें, पहले तो सवाल पढ़ें और फिर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उठाएं। मैं पहले बता रहा हूं, फंसोगे इसमें, फंसाने के लिए ही लेकर आया हूं। बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन उठाएं, ठीक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा चैट सेक्शन में? अगर किसी को पता है तो उसी हिसाब से मैं पोल लगाऊं, वरना पोल ना लगाऊं। यानी यहां अगर मैं सिंपल बात करूं, इसको अगर मैं सिंपल कर दूं, बाद में हटा देंगे हम इसको, है ना। इस पे काला काला पेन तुरूरू लगा देता हूं। इट पोजेस न्यूक्लियोइड एंड lack membrane bound organelles. This is the better statement now. करेक्ट? मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, कहने की ये मतलब थी, उस स्टेटमेंट का ये मतलब था, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इट पोजेस न्यूक्लियोइड, है ना, एंड लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये चौथी स्टेटमेंट हो गई। इसमें एंडोस्पोर बनता है, ये बीमारी कॉज करते हैं, छोटे होते हैं और इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। वैसे नॉर्मली ये आंसर वैसे भी निकल जाता, बट फिर भी मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। आइए भैया सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आपको इस सवाल के माध्यम से यह सिखाना चाहता हूं कि सवाल आपको कई बार कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा? लेट मी टेल यू दैट। बैक्टीरिया आर फाउंड टू बी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे, बैक्टीरिया को प्रिमिटिव क्यों कहा, बैक्टीरिया को सबसे चिंदी चोर क्यों कहा, उसका मुझे रीजन चाहिए, द आंसर इज दे आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एंड नॉट सीन विद नेकेड आइज। क्या फंगस को देख लेते हो नेकेड आई से? इस कमरे में फंगस है कि नहीं, एक बार बताओ। क्या यहां पे मैं एक सड़ी हुई रोटी रख दूंगा, क्या उसके ऊपर फंगस आके नहीं बैठ जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर? आराम से बैठेगा। सर फंगस अभी मेरे कमरे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फंगस इज ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, जैसा मैंने बताया, जो बात मैंने बैक्टीरिया में करी है वही सेम बात फंगस में भी करूंगा। इट इज ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, वो भी हर जगह पाया जाता है, लेकिन अभी इतना छोटा है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब मेरी सड़ी हुई रोटी पे ग्रो कर जाएगा, मुझे दिखाई देगा, कॉलोनी बना लेगा। मेरे पास फंगस है इस टाइम पे। तो क्या दुनिया का हर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है और नंगी पुंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते, वो क्या बैक्टीरिया हो जाएगा? भाई फंगस भी है, प्रोटोजोआ भी है, नंगी पुंगी आंखों से थोड़ी देख सकते हो। क्या ये एक एविड रीजन है कि बस दिस इज द ओनली रीजन जिस वजह से बैक्टीरिया इज प्रिमिटिव? भाई ऐसे कई ऑर्गेनिज्म है जिनको आप नहीं देख सकते, तो ये तो प्रॉपर रीजन में नहीं मान सकता। एलिमिनेशन करूंगा मैं अपना दिमाग लगा के। बी, कॉज सीरियस डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल में, प्लांट में डिजीज कॉज करता है। क्या इसीलिए बैक्टीरिया आपका प्रिमिटिव है, यानी कि लोअर लेवल का है, कि हम उसको कहते हैं कि भैया बीमारी कॉज करता है? बीमारी तो फंगस भी कॉज करता है, प्रोटोजोवन भी कॉज करता है, हेलमिंथ भी कॉज करता है, कई एनिमल तक बीमारी कॉज करते हैं। आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपका फ्लैट वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, क्या ये बीमारियां कॉज करते हैं? करते हैं गुरुजी। तो क्या उसको बैक्टीरिया बोल दें? नहीं सर। दे प्रोड्यूस एंडोस्पोर विच आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, प्रिमिटिव कहां हुआ, ये तो अच्छी बात हो गई। कहते हैं अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए इसके पास एंडोस्पोर है, कवच है। तो बढ़िया बात हुई ना, इसमें रोने की कहां जरूरत आ रही है? सर बात तो ठीक है, वेरी गुड। पोजेस न्यूक्लियोइड एंड लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स, ये हुई चिंदी चोर वाली बात। न्यूक्लियस है नहीं,
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है नहीं, इसीलिए दुनिया के सबसे सिंपल है। यस गुरुजी, ये हुई बात। उत्तर आ जाता है मिस्टर डॉक्टर बच्चन, प्यारा डॉक्टर, दुलारा डॉक्टर। आइए, लगभग 71%, वेरी इंप्रेस्ड, कोई दिक्कत नहीं। प्रिमिटिव का मतलब होता है पिछड़ा हुआ। अब देखो ना यार, यहां पर क्या दुनिया का हर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया होता है? क्या हर बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है? क्या हर जिसमें एंडोस्पोर है उसको हम प्रिमिटिव बोल देंगे तो अच्छी बात है ना? प्रिमिटिव का मतलब होता है लोअर लेवल का, प्रिमिटिव मतलब लो लेवल, लेस डेवलप्ड। ठीक है, अच्छा कर दिया है, वेरी गुड, बहुत शानदार। मार्क करना है, 30 सेकंड की बात है, 45 सेकंड ले लो, हालांकि पहले पोल बंद कर दूंगा। 3 नाम दिए हैं, 3 काम दिए हैं, बता दो। हेलोफाइल, हेलोजन शब्द कहां से आ रहा था? आपका सॉल्ट से संबंधित था, NaCl से आ रहा था, तो आपका हेलोफाइल सॉल्टेरिया, सॉल्टेरिया सी आ जाएगा, 1 का सी आ जाएगा, 1 का सी आ जाएगा। सबसे लास्ट ऑप्शन में क्या है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे लास्ट ऑप्शन में क्या है, एक बार मैं दिखा देता हूं। 1 का ए है, तो वैसे भी नहीं आएगा, 1 का सी पहले ही पता लगा। थर्मो एसिडोफिल, हॉट स्प्रिंग, हाई टेम्परेचर, हॉट से समझ में आ रहा है। मिथेनोजन, मार्शी एरियाज, है ना, लो ऑक्सीजन वाले इलाकों में पाए जाएंगे, अनएरोबिक कंडीशन में पाए जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाता है, 2 का ए आ रहा है, हाँ मैच कर गया। मिस्टर भूरा बच्चन, वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉट मैक्स साउंड इज मैक्स इज द राइट आंसर। राइट आंसर गुरुजी, बात समझ में आ जाती है, बात चमक उठी है। यस यस, आइए, लगभग 93% बालकों ने सही कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आराम से देखिए। आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे आर फाउंड इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ओल्ड और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कहा, और द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ इज आर्की बैक्टीरिया एंड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक है, आराम से सुनिए। देखिए, असर्शन में कवि ने कहा आर्की बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं क्योंकि मोस्ट हार्श हैबिटेट में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल यूनिक होती है। ठीक है, नीचे ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ये, मतलब बहुत पुराने हैं, बहुत प्रिमिटिव हैं, पिछड़े हुए हैं, मोनेरा में आते हैं। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, बहुत पहले पाए गए थे, ठीक है, कह सकते हैं। एंड आर्की बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का पार्ट है, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं रीजन असर्शन की, इतना बता दो बस मुझे। 30 सेकंड का टाइम, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है तो आपको पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मार्क करना है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया स्पेशल हैं, हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल यूनिक है। नीचे सेल वॉल के बारे में कुछ नहीं बताया, बातें दोनों ठीक हैं, हम मना नहीं कर रहे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पर नीचे वाली बात, ऊपर वाली बात की एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सर बात समझ में आ गई है, बात चमक उठी है, मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर, मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर, करेक्ट उत्तर आ गया मिस्टर भूरा अगेन। जल्दी मार्क कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लगभग 85% लोगों ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। यह सवाल अभी आप कर नहीं पाएंगे हेटेरोसिस्ट का, यह भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके, ये भी अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है, ओके, कर सकते हैं, वैसे दिमाग से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन नाउ, आराम से, मैं कह रहा हूं जितना आपको पढ़ाया गया है सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया है उतना भी बुद्धि लगा के कर गए, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आप आसानी से। मैं आपको दिमाग लगाना सिखाऊंगा, जानबूझ के सवाल लेकर के आया था, मैं इसको बाद में करा था, पर अब अगर दिमाग लगाने का टाइम मिल रहा है तो लगाइए, बहुत आराम से दिमाग लगाइए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गंदी बात पता लगानी है, आराम से देखिए, मैं आपको सवाल करना सिखा रहा हूं, घबराना नहीं है ऐसे नए सवालों से, पुराने टॉपिक से ही कैसे नया पॉइंट निकालें, क्योंकि एग्जामिनर कोई हमारे मामा तो बैठे नहीं है कि जो हमने पढ़ा उसी स्टेटमेंट में फ्रेम करें, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको किसी चीज की डेप्थ में जाने के लिए कह रहा हो, लेकिन डेप्थ में कैसे जाते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, आराम से मेरी बात को सुनना। मैंने कहा, कवि ने यहां ये कहा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्की बैक्टीरिया। क्या आर्की बैक्टीरिया लिविंग फॉसिल है? लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं, नाम में घुस जाओ, मैं कह रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। फॉसिल, लिविंग, कोई चीज बहुत पुरानी हो और आज भी जिंदा हो, तो क्या आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आए थे अर्थ पे? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब आप कह सकते हो बहुत पहले आए थे, प्रिमिटिव है, और आज तक भी जिंदा है, बिल्कुल है। तो क्या लिविंग फॉसिल हो गए? हो गए,
ठीक है, ये पॉइंट चाहो तो नोट्स में भी ऐड कर लेना, हालांकि वो लिखवाया हुआ है कि दे आर लाइक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग फॉसिल हैं। दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, यूनिक सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है इनका, ईथर बॉन्ड होता है उसमें, इसीलिए ये यूनिक माने जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर ऑब्लिगेट अनारोब्स, सारे ऑब्लिगेट अनारोब्स हैं। सर मिथेनोजन का तो हम मान सकते हैं कि अनारोबिक कंडीशन में पाए जा रहे थे, आपने बताया था। उसके अलावा कोई हेलोफाइल है जो समंदर में रह रहा है, जो कि खारे पानी में रह रहा है, हेलोफाइल है, क्या पानी में एनारोबिक कंडीशन कौन लेकर के आएगा बताओ? पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं होता, मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं? समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थर्मो एसिडोफिल किसी थर्मल स्प्रिंग में है, कोई आपका बहता हुआ झरना है गर्म पानी का, क्या उसमें मेरे भाई ऑक्सीजन नहीं होगा? वहां ऑर्गेनिजम्स कैसे जिंदा रहेंगे? ऑक्सीजन तो होगा ही ना। सर बात तो ठीक है। बर्फ की सिल्ली के नीचे, खौलते पानी में, ठंडे पानी में, गुनगुने पानी में, पुनपुने पानी में ऑक्सीजन होगा तो? हाँ गुरुजी होगा तो सही, बशर्ते हम दिमाग तो लगाएं। यस, ऑल ऑफ देम आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। नहीं भैया, ऐसे कैसे? दे आर ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ। न्यूट्रिशन तो बताई है बैक्टीरिया में, अधिकतर खाना नहीं बनाते, कुछ खाना बनाते हैं, तो ये बात तो ठीक है। सवाल क्रैक करना सीखे कि नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सवाल सही कर दो, इसमें 30% पोल भी आएगा, आई एम हैप्पी। पर क्या आप सवाल को डेप्थ में सोचना सीखे? क्योंकि क्या ये बात हमको पता थी? क्या ये बात हमको पता थी? सर इनडायरेक्टली पता थी। क्या ये बात हमको पता थी? इनडायरेक्टली पता थी। क्या ये बात हमें पता थी? सर इनडायरेक्टली पता थी, क्योंकि अब जो आपने लॉजिक लगाया है उससे हमें पता लग गया। हर चीज को डेप्थ में सोचना होता है ना भाई, कि आपके क्या सारे के सारे बैक्टीरिया एनारोबिक होंगे? भाई ये पानी में भी मिल रहे हैं, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, तो ऑब्वियसली पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो होता ही है। मछलियां कैसे रेस्पायर करती हैं पता ही है ना, अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, किसी भी वाटर बॉडी में भी प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो है ही, डिसॉल्व्ड फॉर्मेट में है। अब हम ये नहीं कह सकते ह्यूमन के अंदर आपकी ऑक्सीजन मिल जाएगी, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि मार्शी एरिया में ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन बाकी जगह तो मिलेगी ना। यस सर, बात सही है। उत्तर चाचा जी आ जाएंगे, मिस्टर चाचा पे मार्क करें। बहुत शानदार भाई, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी अच्छे सवाल मिले जो हम क्लास में लेकर के आए, जहां इज्जत ईमान के चीथड़े उड़े, उन्हें स्टार मार्क करें और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स में डालें। करेक्ट करेक्ट है गुरुजी, मजा आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अच्छा सवाल है। अब देखो फिर घुमा के पूछा है, फिर घुमा के पूछा है, सीधे सीधे सवाल पूछने के दिन गए भाई, थोड़ा सा खेलेंगे अब सवालों के साथ, आराम से देखिए। मिथेनोजन यानी मिथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया कहां पाए जाएंगे? कैटल शेड में, गाय भैंसों के तबेले में, पिगरी शेड में, सुअर के कीचड़ के ढेले में, है ना, सुअर के शेड में, वैसे शेड बोला है इसका मतलब कीचड़ में नहीं है, वो पाल रखा है। ठीक है, पोल्ट्री फार्म में, मुर्गी के बीच में, या वाटर ब्लूम्स में यानी काई में, पानी के ऊपर जो काई जमी रहती है उसमें। कहां मिलेंगे? किसमें होते हैं? किसमें होते हैं मिथेनोजन्स मेरे भाई? या तो मार्शी एरिया में मिलेंगे जहां ऑक्सीजन कम है, या फिर आपको मिलेंगे गाय भैंसों के गट में, यानी आपका कैटल शेड में। कैटल वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, रूमिनेंट जो है इनकी बात करी जा रही है ना। तो कहां मिलेंगे? कैटल फार्म, सुअर फार्म, मुर्गी फार्म, या सड़ा हुआ पानी? गुरुजी कैटल शेड में मिलेंगे, है ना। रूमिनेंट्स यहां रहेंगे इस इलाके में, उनके गट में मिलेंगे। इनडायरेक्ट सवाल था पर प्यारा सवाल था, पूछा जाएगा तो मजा आएगा। अपना बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। क्या बात है यार, मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया शानदार। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तनिषा, उमर, साइबा, फलक, सौरभ, चंद्र, सिद्धार्थ, हिमांशी एंड अदिति आर इन टॉप रैंक्स। एंड मेरे भाई यहाँ पे जो आ हैं इनका नाम बता दो ना, कौन है ये, एक बार फटाफट बता दीजिए। एंड आपके कुछ टेस्ट के टॉपर्स हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपका यकीन 2.0 का जो रैंक बूस्टर टेस्ट हुआ था 16 अगस्त को, इसके रिजल्ट्स हमारे पास हैं। सो निखिल कुमार के 716 नंबर आए हैं, डिजायर शुक्ला के 716 नंबर आए हैं, अमित के 715 नंबर आए हैं, नीट रैंकर डॉक्टर संबित के 715 नंबर आए हैं, कशिश के 715, अतुल के 715, सौमी के 715, सरस्वती के 715, कृष के 712 एंड एम्स डॉक्टर सुजीत एस सज्जन के 711। बहुत अच्छी बात है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ऑल। एंड बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा किया, जो धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, उनको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात। और आपको ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे
तो यहां पर जाकर के रिसोर्सेज पे आपकी जो ऐप है उसमें इन 3 चीजों को ज्वाइन कर लीजिएगा, एडमिशन फॉर्म लिंक, और ये सब नाम मत डालना भाई, अपना असली नाम डालो, क्योंकि कई बार हमें आपको कुछ चीजें भेजनी होती हैं, आपको ढूंढते रह जाएंगे। बागड़ बिल्लोटा फ्रॉम बुलबुला नगर, एक बार आपका पार्सल आया है, तुम्हारे घर ही नहीं पहुंचेगा वो, है ना। शैडो मोनार्क एंड ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के घर पे आया है पार्सल। अरे मेरे भाई असली नाम डाल दो, ये क्या नाम होते हैं बताओ। डिजायर शुक्ला, पता नहीं चल रहा आदमी है कि गाड़ी है। डिजायर, डट जाओ, थोड़ा सम्मानजनक नाम रखें, ये भी अच्छा है, लेकिन असली नाम रखें, है ना। जैसे एम्स डॉक्टर सुजीत, है ना, तो बड़े भाई का नाम आगे कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हाँ ये इधर उधर लगा लें, थोड़ा पीछे अपना असली नाम लगाएं, ठीक है। ठीक है भाई। नीट रैंक का डॉक्टर संबित, आप भी इसको ठीक करें, डॉक्टर संबित लगाएं उधर, कोई दिक्कत नहीं, पर संबित नाम से पार्सल तो पहुंचे, वो शुरू का ही पढ़ते हैं, आगे का नीट नीट बोल के ढूंढते रहेंगे, तुम मिलोगे नहीं। फिर बोलोगे गुरुजी हमारे घर पे हमारा वो डायरी नहीं आई, सक्सेस ट्रैकर देने के लिए बोला था आपने, सफलता घर के पास तो आई, लौट गई लेकिन वापस। अब ऐसा नाम रखोगे तो लौटेगी ना, है ना। डॉक्टर झटका फ्रॉम फुरफुरी नगर, कहां पहुंचेगा आपके घर पे पार्सल, है ना। बिल्लो बग्गे बिल्लियां, ये नाम रखा हुआ है। ऐसे नहीं आते घर पे पार्सल भाई, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, नाम सही रखना पड़ता है पहले तो अच्छा सम्मानजनक नाम रखें, अपना असली नाम बताएं, असली एड्रेस बताएं, जिससे कि आप तक चीजें पहुंचे, ठीक है। इतनी बातें सबको समझ में आई। वी हैव अंडरस्टूड द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वी अंडरस्टूड द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ किंगडम मोनेरा, वी अंडरस्टूड आर्की बैक्टीरिया, एंड अब हम यू बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो यू बैक्टीरिया में सबसे पहले खाना बनाने वाले बैक्टीरिया, फिर खाना ना बनाने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, फिर माइकोप्लाज्मा का और इसके रिप्रोडक्शन का छोटा सा डिस्कशन है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है ऑलरेडी जब हम पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा पढ़ने से पहले, बैक्टीरियल सेल इन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, वहां डिस्कशन हो चुकी थी, तो कोई टेंशन है नहीं, कर ले जाएंगे, ठीक है। डाउट सेक्शन उठा लेते हैं भाई, डाउट सेक्शन उठा लेते हैं, आज वी गॉट सम टाइम, सो लेट्स क्लियर द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ द हाइट। चलो भाई डाउट दिखाते हैं, कौन सा पार्सल है बताएंगे, जब भेजेंगे तब बताएंगे, है ना। गुरुजी ये समझ नहीं आ रहा कि रोनाल्डो मौसी से ऊपर कैसे निकले, उनको ऐसे, है ना, दोनों खेल रहे थे पोसंपा, ऐसे भाई के ऊपर से कूद गए रोनाल्डो भाई, पता ही है ना कितना जोर का जंप मारते हैं। सर क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं भाई, क्वेश्चन 8 एक्सप्लेन कर दीजिए। लिविंग फॉसिल वो चीज होती है जो इतनी पुरानी है कि उसको फॉसिल बोला जाए, लेकिन आज भी जिंदा है, तो आर्की बैक्टीरिया बहुत पहले आए थे अर्थ पे, आज भी जिंदा है, तो लिविंग फॉसिल कह दिया। सेल वॉल स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता ही है, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक हो ही सकते हैं, ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक, कुछ ऑटोट्रॉफिक। सारे के सारे क्या ऑब्लिगेट एनारोब हैं, क्या ऑक्सीजन देखते ही मर जाते हैं छाती पकड़ के, नहीं, ऑक्सीजन में भी तो रह सकते हैं ना, यस गुरुजी रह सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। समाप्ति मैम के साथ वाला गाओ प्लीज, 2-3 गाए हुए हैं साथ में हमने गाने, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि आप कौन सा बोल रहे हो, आप लिख के बताना, अगर आज कुछ रहेगा तो विल, है ना, डेफिनेटली डिस्कस। सर क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा, क्लोरेला नहीं कोलेरा, तो एनसीईआरटी में एल्गी के पोर्शन में दिए हैं, वो क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त अभी ये दोनों हमने रखे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। जब मैं परसों के लेक्चर में आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक लाइन सिखाऊंगा कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। प्रोटिस्टा से कई ऑर्गेनिज्म उचक के प्लांट में चले जाते हैं, और छोटे छोटे जो एल्गी हैं वो उचक के कई बार प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, आपस में इनका खेला चलता रहता है, तो वहां तक पहुंचने दें तब मैं आपको समझाऊंगा। यस सर, विल यू रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, आई कांट डिस्क्लोज इट क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे मना किया है। यस सर, क्या आर्की बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है, ये क्वेश्चन देख के हो जाएगी भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम ऐसे ही बस खतरनाक सवाल पूछते रहो। व्हाट इज कॉल्चिसिन, इट इज अ माइटोटिक पॉइजन, इट इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आपका मुंह से लेकर के एनस तक का जो बीच का रास्ता है ना, उसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। यस, योर बेसिकली योर ट्रैक्ट, राइट, फ्रॉम इनलेट पोर टू आउटलेट पोर, एवरीथिंग इज बेसिकली योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सर लिविंग वर्ल्ड में पीवाईक्यूज बस 3 ही है क्या, पिछले 5 साल में इतने सवाल पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है ठीक है। आओ भैया दूसरा कुछ देखते हैं, कॉमन में बहुत अच्छे डाउट मिलेंगे। डोमेन क्या होता है पे इतने कंफ्यूजन, डोमेन इज जस्ट अ कैटेगरी, इट्स अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, है ना, और कुछ नहीं, कुछ बहुत भयानक नहीं है।
सर आपने ये नहीं बताया कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा किंगडम दिया, इतना नहीं बताना होता दोस्त। आप बोलोगे तो मैं लिख के समझा दूंगा आपको, पर पहले कोई क्वेश्चन आता था मतलब 2009-10 के आसपास, उसके बाद तो ये सब किसने दिया है ना, क्यूबियर ने क्या दिया, कोई नहीं पूछता अभी। आप बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगा, बट इट विल डेफिनेटली टेक सम ब्रेन स्पेस, और आइडिया उसका कुछ है नहीं, है ना। ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बढ़िया संदेश है पूरे जमाने को। हु इज द मदर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल की लुगाई। किसी को मोटी बेसन की जरूरत है, बारिश का मौसम है अभी तो बेसन की जरूरत है, पकौड़ा बनाए खाएंगे घर पे, है ना। सही है। और मोटिवेशन, और भी सीक्वेंसेस डिफरेंट थे, बट बेस ये लिया, ये मोस्ट डिफरेंट माना गया। ठीक है, ठीक है। डोमेन इज अ कैटेगरी, भाई डोमेन पे इतने क्या सवाल रखे हैं, मतलब इतना क्या समाज हिल गया इतने शब्द सुन के। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बालकों से गलतियां होती रहती हैं, दैट्स फाइन। मजा आया पढ़ के मजा आया भाई, है ना। क्लास डेली होनी चाहिए, हाँ यार मुझे भी लगता है अपनी क्लास डेली होनी चाहिए, है ना। अब ये बीच में जो गैप हो जाता है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एकदम दिमाग ऐसे रहता है कि क्या करें क्या करें, 1 बजते ही तुम्हारी याद सताने लगती है मुझे, है ना। तो अच्छा है, मिलना चाहिए एक दूसरे से बहुत बार, बहुत दफा, तब जाके स्वाद आता है। गीत गुनगुना दीजिए गुरुजी। 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में क्या ही करें, है ना। कोई आसपास समाज में है नहीं, आज गा सकते हैं। आज कम लोग आते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसी कोई छुट्टी मारने की जरूरत भी नहीं है मंगलवार को, पर कम लोग हैं आज फ्लोर पे, बहुत कम लोग हैं। या तो बारिश आ रखी है तो कम लोग पहुंच पाए, ट्रैफिक व्रैफिक में फंस गए पॉसिबली, नॉट वेरी श्योर, है ना। तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मास्टर को सारे गाने याद होंगे, मेरे को कुछ याद थोड़ी रहता भाई तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि हाँ भाई मास्टर जी ये गुनगुना दीजिए एक गाना डेस्पासीतो। अरे कुछ टाइम तो दो, कुछ इधर उधर की चीजें तो करने का मौका मिले। डेस्पासीतो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है जीवन में, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है मुझ पे, होना चाहिए, अनडाउटेडली होना चाहिए, पर इतना नहीं भाई, तुम्हें लगे कि सब कुछ ही मास्टर जी घोट के पी रखे हैं। इतना मैं कोई एक्सट्रोवर्ट थोड़ी हूँ कि सारे कामों में ही दबदबा छाया हुआ है मेरा, है ना। इंग्लिश सॉन्ग सुना दीजिए, बढ़िया भाई, अच्छी डिमांडें हैं। चलो कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे मतलब इन नेक्स्ट क्लास, उसके बीच में मैं शीट्स वीट्स डलवा दूंगा। अभी आई एम इन टच विद माय डीटीपी ऑपरेटर, उनके बीच में थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो अभी हम लोग ही इज बैक टू वर्क, तो शीट्स वीट्स डलवाते रहेंगे, है ना। एक जुगाड़ कर रहा हूँ अच्छा सा, आप लोग कुछ डिमांड कर रहे थे, जस्ट गिव मी 1 वीक, आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं आपको बता भी रहा था कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो वो आप तक पहुंचेगा जरूर, एंड आपको अच्छा लगेगा। आई विश आपको बहुत मजा आए, है ना। 2 लाइन गाता हूं फिर भागता हूं, गला खराब है, सुत्ती बाबू है तो कहीं डालना नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए, बिकॉज तुम ही बोलते हो कि गुरुजी आपका गाना सुन के मजा आता है। तुम्हें क्या मजा आता है मुझे नहीं पता, बट जो भी है, अब तुम ही हो जीवन के बहुत अहम हिस्से, तो तुम बोल दोगे तो मैं गा दूंगा, बट कहीं डालना वालना मत, है ना। सम्मानजनक नहीं हुआ तो नहीं डालेंगे, ठीक है बोले हंसने के इमोजी भेजते रहते हो यार सारे दिन, फिर मजा नहीं आता, है ना। चलो ओल्ड सॉन्ग गाओ यार, आते नहीं है मेरे को, मैं कुछ ऐसे तैयार करके नहीं आता, मैं ऐसे रैंडमली आके खड़ा हो जाता हूँ, मेरे को पता नहीं रहता कि मैं क्या करूंगा आज क्या नहीं करूँ, जो दिमाग में आता है वही गाते रहते हैं हम लोग, है ना चलो तुम ही हो, गाओ, गा देंगे, अगले अगली क्लास में गा देंगे, है ना चलो, दरख्वास्त बहुत हाई टोन है भाई, अभी मेरा गला फटा हुआ है थोड़ा सा, पहले सुत्ती बाबू उसके बाद देश की रुट्टी, है ना, फिर कभी गाएंगे कुछ ट्राई करता हूँ 2 लाइन, उसके बाद सारे चुपचाप भाग जाना भाई बिना बोले, ठीक है, ठीक है। तेरी सांसों की सांस में जो हूं तो मैं हूं, तेरे ख्वाबों की आँच में जो हूं तो मैं हूं, तेरे होने से ही मेरा होना है,
तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। गोली बनो सुत्ती बाबू। आई विल कैच यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब भी हमारी क्लास होगी। कुछ गला ठीक हो जाए, कुछ करते हैं अभी मैं तुम कुछ भी काट के डाल देते हो। अब मुझे कॉन्शियस रहना पड़ेगा और मुझे थोड़ा ठीक ठाक सम्मानजनक गाना गाना पड़ेगा। अपना लौंगा चबा लेते हैं तब तक। ऑलराइट एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक रियली वेल। इन नेक्स्ट क्लास यू बैक्टीरिया का खात्मा करेंगे और उससे अगली क्लास में प्रोटिस्टा की ओर बढ़ जाएंगे। वी विल ट्राई कि 1.5 क्लासेस में वी विल कंप्लीट द प्रोटिस्टा पार्ट, इन 2 क्लासेस वी विल कंप्लीट द फंजाई पार्ट, देन आफ्टर वी विल डिस्कस वायरस वायरॉइड प्रायन। कोशिश करेंगे रिकॉर्डेड दे दें। रीजन बीइंग, मैं अपने घर नहीं गया हूं पिछले दिवाली से। लास्ट टाइम जब मेरा हाथ टूटा था, मतलब लिगामेंट जब गया था, उसी टाइम पे मैं घर पहुंचा था। लास्ट दिवाली से मैंने अपना घर नहीं देखा है कैसा होता है। तो इस बार मेरी बहन ने बोला कि हम लोग घर पे रक्षाबंधन मनाएंगे, एक ही चीज उसने पूछी है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 1-2 दिन एक बार बस घर जाके आऊं, कोशिश करूंगा वहीं से क्लास ले लूं। बट अगर नहीं हो पाती, आई विल पुट रिकॉर्डेड सेशन फॉरवर्ड। संडे को हम लोग कॉम्पनसेट कर देंगे। बट अब साल में एक दिन बहन का है, उसको कुछ अगर उसने बोला है तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव हर दैट, राइट। तो 1 दिन या 2 दिन मुझे अलाउ करिएगा। कोशिश करूंगा कि पहले ही आपको सेशन दे के जाऊं, नहीं हो पाया तो बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, ऑलराइट एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू, बाय।